सो आप ये कह रहे हैं कि मार्केट बिल्कुल बॉटम पर है, इसके बाद कुछ नीचे नहीं होगा? मैं तो काफ़ी इस पे रिसर्च किया और मेरा कंक्लूजन काफ़ी ज़्यादा कन्विक्शन के साथ कि वी आर वेरी क्लोज टू द बॉटम। ये ओके, ईदर द बॉटम इज़ इन और वी आर वेरी क्लोज टू द बॉटम। राइट बिकॉज़ 190 से ऑलमोस्ट 150 के ऊपर इस वक़्त है जब हम हुँ, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। हुँ, सो ऑलमोस्ट 20% का ड्रॉ डाउन है। हुँ। सो अगर लेट्स से मैं कहूँ कि किसी ने आपकी वीडियोज़ देखकर 190 के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दी और अब वो हुँ। परेशान है तो फिर वो क्या करेगा? देखिए, इन्वेस्टमेंट हमेशा होती है लॉन्ग टर्म के लिए। राइट। ये इस तरह की करेक्शन ऑब्वियसली कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता वॉर कैसी होगी। मेन चीज़ आपने फैसला करना होता है कि आगे सिचुएशन कैसी लग रही है। हुँ, तो सारी चीज़ों को देखते हुए अब इसमें ये जो एक कंक्लूसिव एविडेंस आया है कि दिस इज़ द बॉटम, उसमें 2-3 प्रिंसिपल्स हैं जो मैंने खुद भी सीखे हैं और उसमें जो आजकल की सूरत हाल चल रही है ना उसको अप्लाई किया है। 2 प्रिंसिपल्स जो हैं जिसकी बेसिस पे मेरे हिसाब से वी आर वेरी क्लोज टू द बॉटम। फर्स्ट इज़ स्टॉक मार्केट इज़ फॉरवर्ड लुकिंग, ठीक है? ये हमें समझना होगा। दूसरा, हमें ये समझना होगा कि इस तरह के जब क्राइसिस पहले भी हुए हैं, तो उसमें मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है, ठीक है? इन दोनों चीज़ों को बिल्ड करते हुए और आजकल की रेलेवेंस को देखते हुए, ये प्रेडिक्शन या ये जो एक तरह से कंक्लूजन निकला है, ये आ रहा है। एक आपको याद होगा कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई थी, ईरान और आई थिंक आईआरजीसी की तरफ से ट्वीट आई थी कि द वर्ल्ड विल सी $200 ऑयल। हुँ, ये बिल्कुल शुरू के दिनों में आई थी। बिल्कुल। यानी कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जब बंद किया पूरी स्ट्रैटेजी की, उन्होंने कहा कि $200 पे जब ऑयल जाएगा एवरीवन विल फील द हीट। हुँ, ठीक है? हमने क्रूड ऑयल $200 तक नहीं देखा, हुँ, लेकिन क्रूड ऑयल का खुद इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं होता। असल इस्तेमाल होता है डीज़ल का और पेट्रोल का। हुँ, पिछले हफ्ते में जो पाकिस्तान ने ऑयल इम्पोर्ट किया है, डीज़ल इम्पोर्ट किया है और पाकिस्तान के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन है। हुँ, यानी कि उनको एक्स्ट्रा फ्रेट नहीं देना पड़ा। सबसे शायद सस्ता जिसको आजकल इंटरनेशनली ऑयल मिल रहा होगा, उसमें से एक मुल्क है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने एवरेज $250 डीज़ल इंपोर्ट किया है और नॉर्मली डीज़ल जो है ना क्रूड ऑयल से $30 से $40 महँगा होता है। राइट। तो हमने फाइनेंशियल डैशबोर्ड पे $200 का ऑयल नहीं देखा, लेकिन एक्चुअल में हम जो सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें वो प्रेडिक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। हुँ, और दूसरी चीज़ें जो जितनी भी मार्केट्स होती है ना, वो होती है फॉरवर्ड लुकिंग। तो हमने ना एक पूरी रिसर्च की। दुनिया में 3 ऑयल शॉक्स आई हैं इससे पहले, जिसमें विदिन 1 टू 2 मंथ्स ऑयल प्राइस जो है डबल हुई है और उसका कॉज़ भी कोई वॉर थी। तो ये बहुत ज़्यादा एक तरह से रेलेवेंट जो आजकल चीज़ चल रही है उससे रेलेवेंट है। एक है 1990, एक है 2003 और एक था जो हम सब ने भी लिव किया था 2022। ये रीसेंट पास्ट के अंदर जो हमने नज़र हाँ, आया। चलें पिछले ख़ैर 30-40 अभी अभी ईयर्स हमने में। डायरेक्ट स्टार्ट कर दी हुँ। पॉडकास्ट बट जस्ट टू इंट्रोड्यूस अब्दुल रहमान इससे पहले भी हमारी एक पॉडकास्ट हुई है आई थिंक अगस्त लास्ट ईयर यस। 2025 के अंदर। हुँ, उसके अंदर भी हमने जो बात की थी, कुछ आपने प्रेडिक्शंस की थी, हुँ, उस पे भी थोड़ी-सी बात करते हैं। बट अब्दुल रहमान नजम रन्स अ कंपनी जो थोड़ा-सा अपने बारे में बता भी देंगे एंड आई लाइक हिज़ कंटेंट आप उनको यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। रियली गुड कंटेंट अबाउट पाकिस्तान स्टॉक्स और इन जनरल भी आपकी जो फाइनेंस रिलेटेड वीडियोज़ होती हैं बहुत ज़बरदस्त होती हैं। सो आई थॉट कि आज जो सिचुएशन है, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं यार हमने तो सारे पैसे निकाल लिए हैं, चाहे वो हुँ, मार्केट से निकाले हों, चाहे वो रियल एस्टेट से किसी तरह से भी निकाल सकते हैं। अगर इलिक्विड है तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, बट अगर किसी लिक्विड फॉर्म के अंदर है तो उन्होंने निकाल लिए पैसे। सो अब अभी वॉर पे आते हैं दोबारा से बट इस तरह की सिचुएशन में आपको मार्केट से आउट हो जाना चाहिए हुँ, या आपने टू स्टार्ट विद आपका तरीका ही गलत था कि आप मार्केट के अंदर हैं और आप पैनिक में आके पैसे निकाल लें। हुँ। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? देखिए इसमें ना जब थोड़ा-सा कोई अपने बारे में तो बताएँ ज़रा। हाँ, हम लोग आज से तकरीबन 6-7 साल पहले मैं अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट की। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स फ्रॉम वॉरेन बफेट और दूसरे अच्छे जो इन्वेस्टर्स से वो सीख के उसको पाकिस्तान पे अप्लाई किया और वो जर्नी कंटिन्यू होती रही, कन्विक्शन बढ़ती गई। फिर हम लोगों ने आज से तकरीबन 2 ढाई साल पहले एक कंपनी पूरी स्टार्ट की जिसमें हम लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताते भी हैं, अच्छी इन्वेस्टिंग कैसे करनी है वो भी बताते हैं और ये पूरा सफ़र जो है वो जारी है। अब जब भी कोई क्राइसिस आता है, तो उसमें आपने देखना होता है कि क्या वो टेम्परेरी है? वो जिस जगह पे इम्पैक्ट कर रहा है वो टेम्परेरी है या ये हमेशा के लिए जो है ना चीज़ें बदल देता है? हुँ, तो इसी वजह से वो जो 3 एग्ज़ाम्पल्स हमने स्टडी की, उसमें पाकिस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्वड नहीं था। लेकिन उसकी वजह से जो ऑयल महँगा हो रहा था, वो पाकिस्तान के बैलेंस ऑफ पेमेंट पे अफ़ेक्ट कर रहा था। यानी कि पाकिस्तान की इकॉनमी पे इम्पैक्ट कर रहा था। जिसकी वजह से आपका एक तरह से करंट अकाउंट डेफ़िसिट बढ़ जाता है और आपके रिज़र्व्स भी कम होने लग जाते हैं। लोग दूसरी इन्वेस्टमेंट्स देखने लग जाते हैं। आजकल लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि शायद पीकेआर की डिवैल्यूएशन हो जाए। तो हुँ, ये डॉलर सारी ले लें। चीज़ें एक तरह से हुँ, आपकी जो एक्सटर्नल इकॉनमी होती है दुनिया की, वो आपको अफ़ेक्ट कर रही होती है। ठीक है। तो इन तीनों इंस्टेंसेस में इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं
आपके पी रेशियोज़ जो थे उस टाइम पे भी तकरीबन 8 के अराउंड चल रहे थे जब क्राइसिस शुरू हुआ। और जब करेक्शन हुई, करेक्शन भी तीनों इंस्टेंसेस में 20 से 25% हुई और आपके पी रेशियोज़ जो हैं वो 6.5 और 7 के बीच में आ गए। तो आप कह रहे हैं जिस टाइम पे आप लास्ट 3 हुँ, वॉर्स की बात कर रहे हैं आप, तो उस वक़्त उससे पहले हुँ। 8 के करीब पी रेशियो चल रहा था 8 और 8.5 के बीच में, और तीनों उसके बाद इंस्टेंसेस में। करेक्शन के बाद कितने पे आया ये फिर वो? 6.5 और 7 के बीच में। आज भी बिल्कुल हम अच्छा, 7 पे खड़े हैं। ओके, ओके, तो और करेक्शन जो है ऑलरेडी 20% से ज़्यादा की हो चुकी है बिल्कुल, और मैक्सिमम पिछले 3 इंस्टेंसेस में जो करेक्शन थी वो 23% की थी। ये जो सारी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, इस पे हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पे लगाई हुई है आज से 1 हफ्ता पहले। ठीक है। लोग उसको भी देख सकते हैं और उसकी पूरी बेसिस पे ही ये प्रेडिक्शन है। हुँ, तो द वर्स इज़ प्राइस्ड इन बिकॉज़ जो डीज़ल जितना महँगा होना था, आई थिंक वो ऑलरेडी हो चुका है। आपने एक तरह से $260 का जब डीज़ल इस्तेमाल हो रहा है दुनिया में, हुँ, तो हुँ, आपने $200 का ऑयल ऑलरेडी देख चुके हैं। हुँ, और जो मैंने चीज़ बताई, दुनिया में स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो फॉरवर्ड लुकिंग होती हैं और दूसरी मार्केट्स भी। उसकी 2 रीसेंट एग्ज़ाम्पल्स हैं, कोविड फ़रवरी, मार्च 2020 में आया। हुँ, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का बॉटम उस दिन बना जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, 23 मार्च। सही। सब कुछ प्राइस इन कर लिया था मार्केट ने। मार्केट ने वो पहले 1 हफ्ते में ही प्राइस इन कर लिया। दूसरी एग्ज़ाम्पल, कोविड में ही ऑयल जो नेगेटिव में गया था 20th ऑफ अप्रैल, हुँ, यानी कि पहले 1 महीने में ही ये जो मार्केट्स होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, ये प्राइस इन कर लेती हैं। ये 3 एग्ज़ाम्पल्स मैंने बताई हैं, 1990, 2003 और 2022, हुँ, इन तीनों में भी जो बॉटम था वो पहले महीने में ही आ गया। ठीक है। तो इतना ज़्यादा जब कंक्लूसिव एविडेंस मिल रहा हो और मैंने जब इसको खुद भी स्टडी किया, तो इसमें सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो कि डिटर्मिनिंग फैक्टर होती है कि आपकी मार्केट्स जल्दी रिकवर कर जाएंगी या उनको भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। हुँ, और वो था कि आपने अपने मुल्क में ना मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना होता है। ठीक है, और उसका सबसे बड़ी चीज़ होती है, पाकिस्तान में सबसे बड़ा इंपोर्ट है ऑयल, ठीक है। पेट्रोल और डीज़ल। तो आपने पेट्रोल और डीज़ल की जो कॉस्ट है ना उसको पास ऑन करना है, आप उसको सब्सिडाइज़ नहीं कर सकते। हुँ, जब आप उसको सब्सिडाइज़ करते हैं तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर उससे डिवैल्यूएशन हो जाती है। राइट। तो वो अब जब गवर्नमेंट ने पास ऑन कर दिया और ये फ़ैसला ले लिया, मुश्किल फ़ैसला होता है बहुत, मतलब पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए। हुँ, और जब ये फ़ैसला हो गया है तो आई बिलीव, और इसी टाइम में आईएमएफ के साथ पाकिस्तान का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हुआ है। हुँ, तो वो जो थोड़ा रिस्क बन रहा होता है कि आपका इम्पोर्ट बिल बढ़ जाएगा, लेकिन उसके साथ-साथ आपको जो एक नेचुरल सपोर्ट मिल गया कि अब लोग कम इस्तेमाल करेंगे पेट्रोल और डीज़ल हुँ, और आपके जो रिज़र्व्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं गिरेंगे। हुँ, तो उससे मेरी आज ये पूरी स्टडी की कॉम्प्रिहेंसिव एक कंक्लूजन है कि द बॉटम इज़ इज़ इन, देयर। हुँ, या फिर हम उसके कोई बहुत करीब चल रहे होंगे। और सही। इसको अगर थोड़ा-सा और आगे एक्सटेंड करें, तो वो लोग जो 50,000 से 150,000 160,000 की रैली मिस कर दी थी किसी भी वजह से, उस वक़्त डिफ़ॉल्ट के बहुत खतरे थे या जो भी चीज़ थी, उनके लिए एक और अपॉर्च्युनिटी क्रिएट हो गई है। हुँ, बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेज़ पे जो है आपको स्टॉक्स मिल रहे हैं। और पाकिस्तान का जैसे बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन होता है, जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, करेंसी स्टेबल होती है, तो फिर जिस तरीके से आपके पी रेशियोज़ बढ़ते हैं और उसी टाइम में जो मार्केट्स कंपनीज़ अपने प्रॉफिट्स बढ़ाते हैं, तो उसमें मोस्ट प्रोबब्ली जो रिटर्न्स पिछले 3 साल में आए थे, वो फिर से अब इधर से रिपीट होंगे। राइट। और अगर आपने वो अपॉर्च्युनिटी मिस कर दी थी, तो अब आपको एक तरह से ज़िंदगी में दूसरा चांस मिल चांस रहा मिला है। है। हाँ। अच्छा एक चीज़ ये कि मैंने जो जितना मैंने अभी तक इसको स्टडी किया है, चाहे वो लोकल मार्केट पाकिस्तान की हो, चाहे इंटरनेशनल मार्केट्स हों, हुँ, इसमें वॉर की वजह से इम्पैक्ट बहुत कम होता है। हुँ, असल इम्पैक्ट आता है शॉक्स जो आते हैं वो ऑयल प्राइस की वजह से आता है। बिल्कुल। हुँ, चाहे वो रशियन वॉर हो, हुँ, चाहे वो मिडल ईस्टर्न वॉर हुँ। जो या इससे पहले की जो वॉर्स हैं, जितनी भी इश्यूज़ आए हैं वो ऑयल की वजह से आए हैं। तो इसी तरह से ऑयल की ही का ही हाँ, इम्पैक्ट होता अगर है। किसी मुल्क में जैसे पाकिस्तान इंडिया की बड़ी शॉर्ट सी वॉर हुई थी, हाँ, उसमें ऑयल का हाँ, नहीं था। हाँ, उसमें फिर आपको होता है ना कि हाँ, हमारी मुल्क की किसी कंपनी पे ही अटैक हो गया। हाँ। कोई जो है अटैक हो गया और उसका हुँ, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही ख़राब हो गया उस कंपनी का, हाँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ियर होता है। हुँ, उसमें फिर अगर आपका मुल्क इन्वॉल्व हो जाए वॉर में, हुँ। तो फिर एकदम से बहुत ज़्यादा जो है ना लेकिन रिकवरी वो बाउंस भी बहुत अच्छी तरीके बाउंस से फिर मतलब जिस तरह से वो चीज़ें फिर करेक्ट होती हैं, तो फिर हाँ, वो उसी तरह से पॉज़िटिव आपकी जो है वो रिकवरी भी आती है। राइट। लेकिन अगर आप उस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हैं, हुँ, तो फिर आपने देखना होता है कि आपकी इकॉनमी पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। और हुँ। इसमें क्योंकि ऑयल ऑयल सबसे सेंटर बड़ा स्टेज फैक्टर है होता है। और पाकिस्तान सबसे बड़ा इम्पोर्ट पाकिस्तान का ऑयल है, हुँ। तो इस वजह से जो है स्टॉक मार्केट करेक्ट कर रही आई है। डोंट वांट टू बी टू टेक्निकल बगर बट अगर आप मुझे सिर्फ 2 मिनट के अंदर बता दें क्योंकि हुँ, फर्टिलाइज़र भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हुँ, कि यहाँ से यूएई या लेट्स से पूरे गल्फ से हुँ। आपको एक्सपोर्ट मिलती है वहाँ पर ऑयल की वजह से। तो हुँ। उस पे इम्पैक्ट आता है फूड इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ेगी उसकी वजह से? अच्छा, इसके पाकिस्तान में ना जो सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल होता है यूरिया, वो लोकली ही प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक जितना है। चाहिए होता है। हुँ, और उसको प्रोड्यूस करने के लिए गैस सबसे ज़्यादा लगती है। सही और है। एक फ़ील्ड है पाकिस्तान में, मारी फ़ील्ड, जो कि ऑलमोस्ट 80% जो फर्टिलाइज़र प्लांट्स हैं उनको गैस देती है।
ठीक अब है। उनकी प्राइस फिक्स की हुई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। ओके, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक लोकल सिस्टम बनाया हुआ है जिसके अंदर गैस जो है फिक्स प्राइस पे मिलती है और आगे यूरिया की प्राइस भी जो है उसके हिसाब से सेट होती है। ठीक तो है। ये जो इंटरनेशनल शॉक आता है, ये हमारी फूड प्राइसेस में उस तरह रिफ्लेक्ट नहीं ओके, करता। ओके। लेकिन पेट्रोल महँगा हुआ है, डीज़ल महँगा हुआ है, वो भी एक एलिमेंट होता है। ट्रांसपोर्टेशन तो और ये अगर ये 2 महीने तक ये शॉक चलती है हुँ, और लेट्स से $250 का ही डीज़ल रहता है, पेट्रोल भी इसी प्राइस पे रहता है, तो जो प्रोजेक्शंस हैं, वो हैं कि आपकी इन्फ्लेशन 13 से 15% की रेंज में चली जाएगी। राइट। अगर तो फ़ौरन ही रिवर्स हो जाती है, सीज़ फायर हो जाता है, इस तरह की चीज़ हो जाती है, तो फिर तो नहीं जाएगी यहाँ तक। बट अगर आज जो कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है, वो हर तरीके से फुली पास ऑन हो जाती है, तो आप 13 से 15% की रेंज की इन्फ्लेशन में होंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता इंटरेस्ट रेट भी 15 होगा, हाँ, अच्छा क्योंकि वो इस लाइक इसी के अंदर अगर मैं ऐड ऑन करूँ क्वेश्चन को तो इसके अंदर लेट्स से अब जैसे शुरू में बात की थी कि बहुत सारे लोग लेट्स से आई वुड से कि स्टार्टिंग इन देयर जर्नी है या वैसे ही पुराने इन्वेस्टर्स भी हैं लेकिन फिर भी परेशान हैं। सो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? कैसे डाइवर्सिफ़ाई करना चाहिए? कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए? स्टॉक मार्केट में पैसे निकाल लेने चाहिए, नहीं निकालने चाहिए? इंटरेस्ट रेट्स का क्या इम्पैक्ट आने वाला है? डिवैल्यूएशन का क्या इम्पैक्ट आने वाला है? इन हुँ। सारी चीज़ों को ज़रा कवर कर लें। आई थिंक ऐसे टाइम में ना आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए और इसमें आप भी बड़ा अच्छा गाइड करेंगे कि आपकी एसेट एलोकेशन बिल्कुल सेट होनी चाहिए। हुँ, मतलब आपकी स्टॉक्स में इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि आप जो है अब इस टाइम में ना वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। एक हुँ, दिन स्टॉक मार्केट 5,000 ऊपर होगी, एक दिन माइनस होगी। यस। लेकिन आगे अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। तो हुँ, आपने इस वॉलेटिलिटी का टाइम गुज़ारना है और उस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना है। तो हुँ, आपने उतने पैसे लगाने हैं समवेयर बिटवीन मेरे हिसाब से 25% और 50% डिपेंडिंग आपकी कन्विक्शन कितनी है। आपकी टोटल सेविंग्स जो है ना इसमें लगी होनी चाहिए। हुँ, फिर आपके पास थोड़ा बहुत कैश भी होना चाहिए, जो कि आपने एक तरह से अपना लिक्विडिटी बफर बनाया हुआ है, इमरजेंसी फंड भी उसको कह सकते हैं। और फिर आई थिंक आजकल जो आगे आउटलुक है वॉर से रिलेटेड, गोल्ड भी एक अच्छा एसेट क्लास बना हुआ है। हुँ, तो उसमें भी आप 20 से 25% इस तरह की आप एसेट एलोकेशन बना सकते हैं। और फिर होगा ये कि जो आप चीज़ सोच रहे हैं कि कल को ये मुझे फ़ायदा देगी, वो उसको एग्जीक्यूट करने के चांसेस भी आपके बढ़ हुँ, जाएँगे। इंटरेस्ट रेट का लिंक ऐसे होता है कि अच्छा पहले मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर इन्फ्लेशन 15 तक चली गई, इसका ये मतलब नहीं है कि इंटरेस्ट रेट भी 15 पे जाएँगे और ठीक है। ये अगेन 1990 में भी ऐसा ही हुआ था। अच्छा सिमिलैरिटीज़ विद 1990 सबसे ज़्यादा है। अच्छा, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ पूरा प्ले आउट हो रही है जो उस कुवैत वॉर थी। कुवैत और इराक की वॉर। हुँ, उसमें ना ऐसा इवेंट्स हुए थे कि पहले जब इराक ने कुवैत पे कैप्चर कर लिया, सब समझ रहे थे कि ये अटैक नहीं होगा। हुँ, तो जब ये अटैक हो गया 1 महीने तक उन्होंने वो कुवैत पे कब्ज़ा कर लिया, फिर सारी वेस्टर्न फ़ोर्सेस जो है ना उन्होंने तैयारी करनी शुरू की, राइट, कि अब हमने इसको वापस जो है लिबरेट कराना है। तो फिर 2 महीने 3 महीने उनको लगे तैयारी करने में, फिर उन्होंने अटैक किया। तो ये पूरा 6 महीने का अरसा हो गया जिसमें ऑयल प्राइसेज़ ऊपर रहीं। राइट, मतलब काफ़ी लंबा शॉक था। ठीक है। जो 2003 का था ना वो 2 से 3 महीने का था। तो 6 महीने तक भी अगर आप अज़्यूम करते हैं ऑयल महँगा रहता है, फिर भी उस टाइम में ना पेट्रोल होता था तकरीबन 9-10 रुपए का। अच्छा, और उस वक़्त भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पास ऑन कर दिया था। ठीक है। ₹23 पे चला गया था। फिर अच्छा, आहिस्ता-आहिस्ता इन्फ्लेशन शॉक जब नीचे हुई 6 महीने बाद तो वापस 14-15 पे आ गया था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पास ऑन करना, ये आपकी ना मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। हुँ, तो इसमें अब उस वक़्त भी पहले इन्फ्लेशन चल रही थी 6-7% 6-7% एकदम से 15% 13% की रेंज में चली गई। ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट रेट 11 पे ही रहे। हुँ, क्योंकि स्टेट बैंक को भी पता होता है वो पूरे साल का देख रहे होते हैं, ये भी देख रहे होते हैं डिमांड साइड से आ रही है, सप्लाई साइड से आ रही है, मेरे रिज़र्व्स कितने हैं, या सारी चीज़ें। टेम्परेरी है। हाँ, तो हाँ, वो या ज़रूरी नहीं जैसे होता। वो फेड के चेयरमैन ने उस वक़्त बोला था ना कि ट्रांज़िटरी है, लेकिन बिल्कुल। वो नहीं हुई हुई थी अब आखिर में। पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल भी अगर देखें आज से 6 महीने पहले 3-3 4-4% के नंबर भी आता था मंथ का। हाँ, इसका ये मतलब थोड़ी होता है आप इंटरेस्ट रेट जो है वो उसी हिसाब से 3% पे ले बढ़ाने शुरू कर आएँगे, दें। हाँ, बिल्कुल मैच नहीं करना होता। एक हुँ, थोड़ा लॉन्गर टर्म व्यू लेना होता है। सही। ये भी देखना होता है कि ये ट्रांज़िएंट है और ना ऑयल में अबव $120 इतनी मैसिव डिमांड डिस्ट्रक्शन होती है। अब आप रशिया यूक्रेन वॉर देख लें। आज तक लगे हुए थे ना रशिया पे हुँ, सैंक्शंस। हुँ, लेकिन एक पॉइंट के बाद जब ऑयल बहुत ज़्यादा महँगा होता है, तो लोग उसके अल्टरनेटिव्स ढूँढ लेते हैं। हुँ, कोविड के बाद जो पूरा वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम बन गया है, उससे पेट्रोल की डिमांड तो एकदम से नीचे आती है, जब हुँ, वो बहुत ज़्यादा महँगा होता है। हुँ, और थोड़ा-सा भी डिमांड डिस्ट्रक्शन जब होती है ना ऑयल की, तो फ़ौरन प्राइसेज़ नीचे आ जाती हैं। राइट, तो वो जब तक बस वो अनसर्टेनिटी होती है, शॉक चलती है मैक्सिमम 6 मंथ्स, उसके बाद ऑयल भी नीचे आने लग जाता है। राइट, इवन राइट। अगर आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चलती भी रहे, हुँ, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक चल रही है, हुँ, लेकिन ऑयल जो है वो एक हद स्टेबल के था पहले, हाँ, बिल्कुल इवन आप 60-70। 2022 भी देखेंगे 6 महीने बाद वो नीचे आने लग गया था। हुँ, तो वो जो एक डिमांड डिस्ट्रक्शन होती है, लोग अल्टरनेट्स ढूँढ लेते हैं या कॉन्फ्लिक्ट ईज़ हो जाती है, उसमें 6 मंथ्स एक बड़ा लंबा टाइम पीरियड है। मतलब आप हुँ, हिस्ट्री को देखेंगे ना जिसमें ऑयल 120 से ऊपर रह सकता है। सही, तो ये सही। सारी चीज़ें देखते हुए पाकिस्तान इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। आपके रिज़र्व्स भी अच्छे हैं, आपका आईएमएफ एग्रीमेंट भी जो है सही तरीके से चल रहा है, साथ आपको यूएस का सपोर्ट भी मिल जाता है।
2022 में बड़ी मुश्किल से आईएमएफ का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता था। हुँ, हर चीज़ जो है ना उसको टिक करना पड़ता था। हुँ, और अभी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है उस टाइम पे अनाउंस हुआ है जिस टाइम पे आप ऑयल की सब्सिडी दे रहे थे। मतलब हाँ, आप खुद सोचें कि कितने बेहतर रिलेशंस जो है ना आपके हुँ, आईएमएफ और यूएसए के साथ चल रहे हैं। तो वो भी हाँ। आपको एक तरह से तो मैक्रो इसका मतलब इकोनॉमिक आप कह रहे हैं स्टेबिलिटी देते हैं। डिवैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करें? पाकिस्तान में ना डिवैल्यूएशन, रीर और ये सारी चीज़ें लोग कहते हैं कि इससे देखना चाहिए कि अराउंड के मुल्कों में डिवैल्यूएशन हो गई है तो हमें भी करनी चाहिए, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, पाकिस्तान में डिवैल्यूएशन तभी होती है जब आपके रिजर्व्स जो है ना वो 2 महीने के इम्पोर्ट कवर से नीचे चले जाते हैं। अच्छा। मतलब आपकी पूरी कोशिश होती है कि डिवैल्यूएशन ना हो। हुँ, ठीक है, तो एक तो अभी भी हमारे जो रिज़र्व्स हैं, इवन जो यूएई की लोन रीपेमेंट करनी है, उसके बाद भी 2.5 मंथ्स ऑफ इम्पोर्ट कवर पे हैं। और ये हुँ, उस केस में है कि आपके पास कोई नया लोन नहीं मिलता आपको फ्रेंडली कंट्री से। हुँ। आपने रीढ़ की बात की तो रीढ़ भी अभी 100 के करीब ही मैं देख रहा था उसका रीढ़ 100 के करीब ही है। हाँ, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है ना इतनी। एक चीज़ है, थ्योरेटिकल है, लेकिन पाकिस्तान उसको इतना फ़ॉलो नहीं करता। अच्छा, ठीक है। और दूसरा, ये जो अनसर्टेनिटी हुई हुई है, अब कोविड में भी आप सोचते हैं कि कोविड आया है, हमारे रेमिटेंसेस बाहर से कम हो जाएंगे क्योंकि जॉब लॉसेस हो रही हैं। हुँ, लेकिन ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो जो पूरा हुंडी हवाले का सिस्टम था वो ब्रेक हुआ तो रेमिटेंसेस बढ़ गए। हुँ, और आज भी पाकिस्तान में जो थोड़ा-सा ज़्यादा रेट होता था इनफॉर्मल मार्केट का, वो वापस आ गया है। ओके, जो स्टेट बैंक का एक्सचेंज रेट है। तो ओके, रेमिटेंसेस इन्फ्लोज़ अभी बहुत ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं। अच्छा। तो इस वजह से आज की के हिसाब से अगले 2-3 महीने में डिवैल्यूएशन के चांसेस काफ़ी कम है। सही है। अच्छा अब मेरी ऑडियंस जो है वो ज़्यादातर गल्फ़ रीजन से है या हुँ, लेट्स से बाहर हैं, तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी हुँ, इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप उसको अगर लॉन्ग टर्म पे लेके चल रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म पे कुछ भी किया हुआ है, तो आपके पास तो हर एसेट क्लास के अंदर इस वक़्त आप नेगेटिव पे बैठे होंगे। अगर आपने ऑल हुँ, टाइम हाई के ऊपर पाकिस्तान स्टॉक्स लिए थे, तो इस वक़्त 20% नेगेटिव में है। यूएस के स्टॉक्स ऑलमोस्ट हुँ। 10% के नेगेटिव में है। अभी मेरे ख़्याल से थोड़े दिन पहले वॉरेन बफेट ने भी कहा है, द वर्स्ट थिंग यू कैन होल्ड इन अ वॉर इज़ कैश। इज़ कैश एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अब लोग अगर उसको लिक्विडेट कर लेंगे अपनी हुँ, इन्वेस्टमेंट्स को, तो इवेंचुअली इन्फ्लेशन आएगी। अब हुँ, मनी प्रिंटिंग स्टार्ट होगी, अभी नहीं तो 1 महीने, 2 महीने बाद इम्पैक्ट आना शुरू हुँ, होगा। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, प्रॉपर्टीज़ को तो छोड़ दें, प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो आपकी मटीरियल कॉस्ट है, वो सारी चीज़ें इंक्रीज़ होंगी। हुँ, तो एक टाइम आएगा कि नए प्रोजेक्ट्स अगर डिमांड नहीं होगी, तो इवेंचुअली बंद हो जाएँगे हुँ, आना। लेकिन जैसे गाड़ियों का मसला कोविड में आया था कि आपकी सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई थी। उसके अब यहाँ पर प्राइसेज़ अगर बढ़ना शुरू हो जाएँगी, तो गाड़ियों की हुँ, प्राइसेज़ भी बढ़ जाएँगी। तो इवेंचुअली आपके पैसों की वैल्यू कम हो जाएगी। तो हुँ, उसको हम किस तरह से मिटिगेट कर सकते हैं, स्पेशली अगर कोई वेस्ट में रह रहा है या लेट्स से वेस्ट में तो ख़ैर उनके पास और भी अपॉर्च्युनिटीज़ हुँ। हैं, लेकिन गल्फ़ वाले क्योंकि उनको ज़्यादातर पाकिस्तान वापस जाना होता है या अपने कंट्रीज़ वापस जाना होता है, तो वो कैसे उसको मिटिगेट कर सकते हैं? अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी अवेलेबल ऑप्शंस जो कि बाहर हुँ। होते ही हैं, लेट्स से यूएस की मार्केट में कर सकते हैं। बट अगर किसी को पाकिस्तान में करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसमें अगेन वो जो एसेट एलोकेशन वाला प्लान था ना, उसमें कुछ पोर्शन ऑफ कैश ठीक है ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अगर सब कुछ ही इन्वेस्ट कर दें और किसी वजह से कोई लिक्विडिटी क्राइसिस आ जाए, तो कुछ 10% डिपेंडिंग आपकी टोटल कितनी सेविंग है, 10 टू 20% आपके पास जो है ना कैश, जो कि फिक्स्ड इनकम में कहीं आप पार्क कर सकते हैं, होना चाहिए। उसके अलावा आपने सारे एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि एसेट्स अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे। ये जैसी रिकवरी होगी ना, एसेट्स वो इन्फ्लेशन को प्राइस इन करके और जो उनकी थोड़ी सी एक उनके अंदर डिस्ट्रेस्ड प्राइसिंग भी थोड़ी बहुत चल रही है, दोनों को रिकवर करेंगे। हुँ, और यहाँ पे मिडल ईस्ट हो, यूरोप हो, यूएसए हो और जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन सबका बड़ा अच्छा सिस्टम बना हुआ है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का, और वो है आरडीए अकाउंट। हुँ। मतलब आरडीए मैं अकाउंट के समझा था आप थ्रू कह रहे थे कि प्रॉपर्टीज़ है। बड़ा अच्छा सिस्टम बना हुआ है, लोग तो वही सोचते हैं ना। आप नहीं, सोचना शुरू कर दिए आरडी के लिए हाँ, लोगों ने। आरडीए में इतने अच्छे इन्फ्लोज़ जो है पिछले सालों में आए हैं और सिस्टम बहुत सिक्योर है। हाँ। असल में आप कोई भी चीज़ उसके थ्रू अगर बाय कर रहे होते हैं, जैसे हुँ, स्टॉक्स बाय कर रहे हैं, हुँ। तो इवन कस्टडी जो है वो सीडीसी, रेगुलेटर के पास है, बिल्कुल, सीटीसी के पास बड़ा अच्छा है। ठीक है। आपने पैसे वापस मँगाने हैं, वो भी बड़े आसान तरीके से आ जाते हैं। हुँ, तो आरडी, लेकिन एक चीज़ मैंने बड़ी नोटिस की है कि मेरे ख़्याल से 90% जो आरडीए में लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स किए ना, हुँ। वो किए हैं फिक्स्ड इनकम में। बिल्कुल, ऐसे ही है। हाँ, ऐसे ही है, मुश्किल से 5 टू ऐसे ही 7% स्टॉक्स में है, किए हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हालाँकि अगर देखें, मेरे पास 3 ऑप्शन हैं। मैंने आरडी अकाउंट खुलवाया, बहुत लोगों ने खुलवा लिया, सही है, वो स्टेप सबने कर लिया। फिर मेरे पास ऑप्शन आता है कि मैं या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को डॉलर वाला लोन दे दूँ, हुँ, रुपी वाला लोन दे दूँ, हुँ, या फिर मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लूँ। ठीक है, पहला ऑप्शन काफ़ी लोग लेते हैं, डॉलर वाला लोन दे देते हैं। वो हुँ। कहते हैं कि हो सकता है डिवैल्यूएशन हो जाए, तो मैं अपने जो एसेट्स हैं उनको डॉलर में ही रखता हूँ। मैं जो है ना करेंसी का रिस्क नहीं लेना चाहता। ठीक है। मेरे ख़्याल से इसकी भी परसेंटेज इतनी ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर लोग, इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी होती तो नहीं है, रुपीज़ में तो डालते वो हैं। देखते हैं 6% मुझे डॉलर में मिल रहा है या 6.5 मिल रहा है, हाँ। रुपीज़ में मुझे 11-12 मिल रहा है, तो मैं रुपीज़ वाले में डाल देता हूँ। हुँ, ठीक है, अब जब उन्होंने रुपीज़ वाले में डाला ना, तो उन्होंने करेंसी
रिस्क अपने ऊपर ले लिया। यानी कि उनका थॉट प्रोसेस था कि करेंसी स्टेबल रहेगी, लेकिन इधर मुझे रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है तो मैं इसमें डाल एग्ज़ैक्टली, रहा हूँ। एग्ज़ैक्टली। अगर आपका थीसिस है कि करेंसी स्टेबल रहेगी, जो कि लग भी रही है, तो फिर तो आपको स्टॉक्स में डालना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि पाकिस्तान में जब करेंसी स्टेबल होती है, डिवैल्यूएशन के चांसेस नहीं होते, तो फिर हुँ, तो स्टॉक मार्केट बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देती है आपको। हुँ, ऑन एवरेज 1 साल में 30 से 35% देती है, और हुँ। आजकल प्राइसेज़ भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस चल रही हैं। तो आपने कहा ना कि ये मैंने डॉलर की बड़ा प्राइस एक तो अभी उन्होंने रिसेंटली रिवाइज़ भी हुँ, किया है आई थिंक इन्फ्लो बढ़ाने के लिए 7.25 कर दिए शायद हुँ, जो कि पहले 6.25 पे लेके चले हुँ, गए थे आई थिंक समथिंग लाइक दैट। सो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आपको रुपीज़ में ही करना है और मैं तो कहता हूँ फिर 11% तो कुछ भी नहीं है हुँ, क्योंकि अगर आपको डॉलर में 7.2 मिल रहा है तो फिर रुपी में 11 करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, सिर्फ 3-4% के लिए आप एक तरह से रिस्क ले रहे हैं वही रिस्क ले वाला रहे कि हैं। जो हुँ, वॉरेन बफे कहता है। तो बेहतर ये है कि आप फिर अपनी एलोकेशन को रिस्कियर एसेट्स में लेकर जाएँ। हुँ, अनलेस एंड अंटिल यू हैव सम गुड रीज़न कि आप जो है ना रुपीज़ में डाल रहे हैं, 1 साल बाद आपको घर लेना है या 1 हुँ, साल बाद कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई भी चीज़ करना है आपको, हुँ, तो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज़ डॉलर में आप उसको रखें या फिर हुँ। आप उसको स्टॉक्स में रखें। बिल्कुल, 100% ये एक बड़ा मैं देख रहा हूँ पिछले 1-2 साल से इसको मॉनिटर कर रहा हूँ, लेकिन इधर जो है ना अभी तक इतनी फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है पाकिस्तान में लोगों की, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, कि वो उसको फंड्स को ले तो जाते हैं आरडीए में, हुँ, लेकिन फिर एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना गलती कर रहे हैं। या तो आप ठीक है, अगर आपने डॉलर्स में ही रखना है तो आप फिर उसमें ही रहें। हुँ। अगर आपने एक दफ़ा उसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, करेंसी रिस्क ले रहे हैं, तो फिर स्टॉक मार्केट में कुछ पोर्शन ज़्यादा लगाना चाहिए। सही है। चलें अगर कोई बिल्कुल नया बंदा है, वो उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है पाकिस्तान की, हुँ। तो वो किस तरह से कर सकता है? उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? अच्छा, मैंने इसमें देखा है 2 डायरेक्शंस है ना। एक इंसान है जो अभी यंग है, या उसके पास अभी सेविंग्स बहुत ज़्यादा नहीं है, और उसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है एसआईपी अप्रोच से। हुँ, हुँ, यानी कि उसने थोड़े-थोड़े हर महीने सेव करने हैं। हुँ, ठीक है? उसके लिए अपना प्लान बनाए एक, कि मैं हर महीने इतने सेव कर सकता हूँ, और उसको कंपाउंडिंग पे लगाता जाए। दोनों लोग जब फैसला कर रहे हैं मैं स्टॉक मार्केट में आ रहा हूँ, तो आपने ये मतलब अपने अंदर कन्विक्शन बना ली है कि लॉन्ग टर्म में बिज़नेसेस में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा प्रॉफिट आता है। तो वो मैं अपनी सारी सेविंग्स जो है ना बिज़नेसमैन के साथ पार्टनरशिप करूँगा, लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट जो है ना सबसे ज़्यादा रिटर्न देती है, और डेटा भी यही शो करता है। आप 2001 से भी शुरू कर लेना, अगर जब हमारी स्टॉक मार्केट 1500 पे होती थी, हुँ, तो लंबे अरसे में जब आप देखते हैं आपको खुद ही पता चल जाता है कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दे रही है। ठीक है। तो 1500 से अभी करेक्शन भी आई हुई है, फिर भी 1.5 लाख पे है, तो आपके 1 लाख रुपए जो है ना वो 1 करोड़ के करीब हो जाते हैं इंडेक्स में। हुँ, इसी तरीके से गोल्ड मेरे ख्याल से 60 टाइम्स उसने रिटर्न दिया है विद डिवैल्यूएशन। हुँ, और प्रॉपर्टी की एग्जांपल भी आप अच्छी भी उठा के देख लेंगे ना, तो उनका रिटर्न कोई 50 के करीब है। अपनी मर्ज़ी के जैसे प्लॉट्स ढूँढें डीएचए के और ये वो, एवरेज पे जाएँगे तो शायद 25 से 30 की रेंज में है। ठीक है। तो मतलब लॉन्ग टर्म पे आपको शो कर रहा है। यही चीज़ आपने बैंकों में पैसे रखे होते हैं, नेशनल सेविंग में रखे होते हैं, तो वो मुश्किल से कोई 1 लाख जो है ना 12-13 लाख, और उतनी इन्फ्लेशन भी हो जाती है। हुँ, तो आप दोनों लोग जिनके पास अभी सेविंग्स कम है, और जिनके पास ज़्यादा है, दोनों ये देखा है कि स्टॉक मार्केट में रिटर्न लॉन्ग टर्म में बड़ा अच्छा आता है, मैंने इसमें इन्वेस्ट करना है। तो जिनके पास मंथली सेविंग्स आ रही हैं, वो क्या करेंगे कि हर महीने लेट्स से 25,000 उन्होंने स्टॉक्स खरीदने लग गए। ईटीएफ के थ्रू खरीद लिया, या 5-6 ब्लू चिप कंपनीज़ निकाल ली, सब में थोड़े-थोड़े इन्वेस्ट कर दिए। तो उन्होंने एसआईपी प्लान जो है ना वो फॉलो करना है। ठीक है? अब इसके मैं आपको थोड़े-थोड़े नंबर्स बताऊँ ना, अगर आप ये प्लान 10 साल के लिए फॉलो करते हैं, और आप सोचते हैं हर साल जब मेरी थोड़ी सैलरी बढ़ेगी ना, मैं 15% अपनी अमाउंट मंथली वाली बढ़ा दूँगा। हुँ, यानी कि पहले साल में मैं हर महीने 25,000 सेव करता था। अब जो है मैं तकरीबन कोई 29,000 दूसरे साल में करूँगा इसको, आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी ना, हर तो मैं महीने इसको हाँ, बढ़ा दूँगा। ठीक है, तो अगर आप ये प्लान 10 साल के लिए फॉलो करते हैं, तो 10 साल में ना आप तकरीबन सेव करेंगे 60 लाख रुपए। सही। लेकिन ये कंपाउंड होने के साथ-साथ जो है एसआईपी के साथ, तकरीबन हाँ, सवा करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में बन जाएँगे। सही और है, इसके पीछे जो हमने रिटर्न अज़्यूम किया है वो 25 साल, 30 साल की एवरेज 17% का ठीक है। है। 17% पीकेआर रिटर्न, व्हिच इज़ वेरी रीज़नेबल बहुत वेरी ज़्यादा रीज़नेबल। बल्कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। अभी आज के हिसाब से आप 25 ईयर देखेंगे ना, तो वो 19-20 टच करता है। हुँ, लेकिन मैं इसको 17 के हिसाब ठीक है। से आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसमें ये भी तो होता है कि आप मल्टीपल अब कोई जो नया बंदा है स्पेशली वो तो हुँ, फिर गलत स्टेप्स भी ले सकता है ना कि हुँ, गलत कंपनीज में इन्वेस्ट कर दे या हुँ, जिसका ना पता हो उसके अंदर इन्वेस्ट कर दे। हुँ, जैसे अभी रिसेंटली मैंने देखा था यूबीएल का स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा उसमें ड्रॉ डाउन आया है। हुँ, हालाँकि बहुत अच्छा बैंक है, सब कुछ अच्छा है, हुँ, लेकिन फिर भी उसके अंदर ड्रॉ डाउन आ गया। तो कंपनीज़ का नाम देखकर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और आपको बाद में पता चलता है कि यार नहीं ये तो 30% डाउन हो गया तो उस वक़्त कन्विक्शन का प्रॉब्लम आता है। हुँ, मेरी कन्विक्शन तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि 2008 में गलत इन्वेस्टमेंट की, 2012 में गलत इन्वेस्टमेंट की, फिर 2018 में जाकर मैंने पीछे देखा अपना कि 2018 और 8 में और 11 में जो इन्वेस्टमेंट की थी उसको वैसे ही छोड़ देता, तो क्या इम्पैक्ट आता? हुँ, तो कन्विक्शन बनते-बनते बहुत टाइम टाइम लगता है। लगता है। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि आप बहुत थोड़े अमाउंट से स्टार्ट करें, हुँ, 25-30 हज़ार रुपए
₹50,000 हुँ। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, इससे स्टार्ट करें आप स्लोली एंड ग्रेजुअली करते रहें उसको। इसी वजह से जिस बंदे के पास सेविंग नहीं थी ना, उसको मैंने कहा ठीक है आप 25-25 हज़ार 2 साल भी कितनी अमाउंट है 6 लाख बन जाएँगे टोटल। हाँ, अब हाँ। मैक्सिमम 1 लाख का नुकसान कर लेंगे, हाँ, उसी में सीख एग्ज़ैक्टली, जाएँगे। एग्ज़ैक्टली। तो ये जो रूट था जिसके पास सेविंग नहीं है, वो तो ये फ़ॉलो कर सकता है, ठीक है? हुँ, उसमें वो खुद ही पहले 2-3 सालों में ना सारी चीज़ें सीख जाएगा। अच्छा बाय द वे कंपाउंडिंग टाइम के साथ कितने अच्छे रिटर्न्स देती है। यही चीज़ अगर आप 20 साल के लिए करेंगे ना तो इसमें आप तकरीबन जो जो आपने कहा था कि 10 साल के हाँ। ऊपर एक 20 बन रहे थे मेरे ख्याल से 120 हाँ, बोला आप था आपने। 60 लाख जो है आपने टोटल टोटल इन्वेस्ट इन्वेस्ट किए किए थे? हाँ, और वो जो है 130 तक 130 जो है ना 10 ठीक साल है। बाद मतलब एक अच्छा एक हैंडसम 10 साल बाद आपके पास एक और ये भी गुड आपने एक साथ नहीं किया था, ये आप हाँ, हर एसआईपी कर महीने रहे थे, कर हर रहे थे। महीने कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल तो सही एक है। अच्छा इमरजेंसी फंड भी आपका बन गया, आपकी जो है ना आपको जॉब चली जाएगी तो मैं क्या करूँगा? उस तरह हुँ, की सारी टेंशन से आप दूर हो गए। प्लस कैश फ्लो भी मिल रहा था इसमें डिविडेंड्स के कैश साथ। फ्लो भी मिल रहा था। तो ये चीज़ अगर आप 20 इयर्स के लिए करेंगे, तो आपने जो टोटल इन्वेस्टमेंट की होगी ओवर 20 इयर्स, वो होगी 3 करोड़ रुपीज़, ओके, ठीक है? और ये कंपाउंड हो जाएगी 12 करोड़। ओके। अब आप इसमें देखें, आप बड़े अच्छे तरीके से एक कॉलेज फंड आपने क्रिएट कर लिया। हुँ, आप जितनी भी इन्फ्लेशन अज़्यूम कर लें अगले 20 साल के लिए, ये मोर देन इनफ है फॉर एटलीस्ट 1 टू 2 चिल्ड्रन आपके बड़े अच्छे तरीके से हुँ, एजुकेशन जो है उसमें कर लेंगे। क्योंकि आजकल पाकिस्तान में ना ये भी एक एजुकेशन जैसे-जैसे महँगी हो रही है, लोगों का है कि ठीक है, हम लोग तो इतनी ज़्यादा सेविंग नहीं कर पाए, लेकिन हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिले, एक अच्छा किक स्टार्ट अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिले, बिल्कुल। हाँ, कि हुँ, वो फिर बाहर जाके जॉब कर सकें या पाकिस्तान में एक अच्छी जगह जॉब कर सकें। अच्छा ये तो 20 ईयर वाला जो प्लान है ना अगर आप फॉलो करेंगे तो वो है नेक्स्ट जनरेशन की एजुकेशन प्लान। ठीक है। अगर इसको आपने 30 इयर्स के लिए कर लिया हुँ, तो ये प्रॉपर एक वेल्थ क्रिएशन प्लान है जिसमें ना आपने अपनी एक तरह से सोशल स्टेटस ही बढ़ा लिया। हुँ, 30 इयर्स के लिए अगर आपने इसको फॉलो किया, आपने टोटल इन्वेस्टमेंट की 13 करोड़ रुपीज़ की और ये कंपाउंड होके 84 करोड़ हो जाते हैं। सही। 17% कंपाउंडिंग रेट पे। ये सारे नंबर्स ना आप लोग चेक करिएगा। हुँ, एसआईपी कैलकुलेटर गूगल पे जाके। सही। पाकिस्तान में असल में फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी ज़्यादा नहीं है तो लोगों को ना इतना नहीं कंपाउंडिंग का पता नहीं है। हुँ, बट आप देखें 30 इयर्स में 25,000 से आपने शुरू किया और 84 करोड़। अब उसमें आप जितनी भी इन्फ्लेशन उसमें से हटा दें अगर आज की जितनी वैल्यू के महँगाई भी हो हिसाब से जाए, भी हाँ। देखें तो वो 10 करोड़ से ज़्यादा अच्छा, ही होगा। इतनी महँगाई होती नहीं है, मैं आपको बताऊँ, हाँ। मैं यूके से पढ़ा है, मैंने 3-4 हफ़्ते पहले मैं ऐसे ही देख रहा था, मेरी यूके की यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो 2003 के अंदर हुँ, मैंने पे की थी ऑलमोस्ट 9000 पाउंड्स हुँ, मास्टर्स की, वो अभी तकरीबन कोई 12-13 हज़ार पाउंड है। हुँ, तो मैंने उसके ऊपर एवरेज इन्फ्लेशन जो लगाई उसके ऊपर, वो 3% की इन्फ्लेशन आ रही थी यूके हाँ, पाउंड के इतनी अंदर। होती है। हुँ, तो अब वो तो कुछ भी नहीं है, अगर आप चलें पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा होती है, 8% भी रख लें आप, तब भी आप उसको मैच कर जाएँगे किसी तरह से भी। चलेंगे। अगर आज आपने सोच लिया कि आज आपको करना है, तो फिर आप स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको करेंगे, तो क्योंकि यही 2 ठीक है, हुँ, रेगुलर जो इन्फ्लेशन होती है ना, फूड इन्फ्लेशन वो ज़्यादा होती है हुँ, और वो गरीब लोगों को ज़्यादा इम्पैक्ट राइट। करती है। अगर आपने थोड़ा-सा भी अपना सोशल स्ट्रैटा बढ़ा लिया है, हुँ। तो फिर आपके लिए ये मसला रहता नहीं है और रहना भी नहीं चाहिए। अगर आपने थोड़ी-सी इनकम आपकी अच्छी आ रही जैसे वो लोग कहते हैं फ़ोन्स रियल टर्म्स में सस्ते हो रहे हैं। है सस्ती फ़ोन्स एग्ज़ैक्टली और लैपटॉप्स। टीवी सस्ता हो रहा है। हाँ, एग्ज़ैक्टली रियल टर्म्स के अंदर ये चीज़ें सस्ती हो रही हैं। बट टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें सस्ती हो जाती बट अच्छा एजुकेशन के अंदर भी मैं देख रहा था उसमें 2-3 चीज़ें आ रही थी। जो एजुकेशन इटसेल्फ है वो थोड़ी-सी हैं। एक्सपेंसिव हो हुँ, रही थी। बट जो रहने-वहने का खर्चा है ना वो कम हो रहा था। हुँ, वो उसके अंदर का वो क्योंकि वो हर बंदे को इन्फ्लेशन उस तरह से हुँ, इम्पैक्ट नहीं कर रही होती जिस तरह से अगर एक रेगुलर फिगर आप 3-4% की ले लें हुँ, या यूएस के टर्म के अंदर, तो वो हर एक बंदे को उस तरह से इम्पैक्ट नहीं कर रही होती। फ़ोन की इलेक्ट्रॉनिक हुँ, डिवाइसेज़ की जो बात है, हुँ। वो कम हो रही होती है। एग्ज़ैक्टली। अच्छा तो ये प्लान हो गया हमारा ऐसे बंदे का जो कि जिसका आज सेविंग्स नहीं है हुँ, और उसने एसआईपी देखा कि मेरे हिसाब से मैं मंथली सेव करता जाऊँगा, कंपाउंड करता जाऊँगा और इसी पूरे अरसे में वो साथ-साथ अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को इम्प्रूव करे। शुरू हुँ, के सालों में जो है आप यूट्यूब वीडियोज़ देखें, ठीक है? फिर जब आप आगे किसी एडवांस स्टेज पे जाएँगे तो आप मज़ीद अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं उन लोगों को जिनके पास है सेविंग्स। हुँ, इनका पाथवे मेरे हिसाब से डिफरेंट होना चाहिए। और ये भी मैंने पिछले 2 साल, 2.5 साल जो हमने अपनी कंपनी चलाई है ना, उसके बाद पहले मैं सबको कहता होता था खुद ही लर्न करें, सब कुछ करें, बट अब मेरा कंक्लूजन जो है ना थोड़ा-सा चेंज हो गया है। मैं खुद की भी मेरी एग्ज़ाम्पल कि आप जब भी खुद इन्वेस्टिंग करते हैं ना, तो जो क्विक लर्नर भी है ना, एक एवरेज जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया ना 10% तो आपकी एक तरह से लर्निंग कॉस्ट है। जो हुँ, शुरू में जो आपकी गलतियाँ होती हैं ना, हुँ, उससे जो आपको नुकसान होता है फर्स्ट टाइम, फिर आपको चीज़ें समझ आती हैं। बिल्कुल सही है। वो कभी-कभी आपको लगता है नहीं मैंने तो पहले साल में प्रॉफ़िट बना लिया, बिल्कुल लेकिन सही है। अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट भी तो होती है। 100% इंडेक्स के मुकाबले में 95% लोग पहले 1-2 सालों में 10% अंडर लूज़ करते परफ़ॉर्म हैं। करते हैं, हुँ, लूज़ करते हैं। हुँ,
तो अब अगर आपके पास सेविंग्स हैं 30 लाख से ज़्यादा, 40 लाख से ज़्यादा, तो फिर आपको अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी में पहले इन्वेस्ट करना चाहिए। हुँ, आप खुद भी कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है, आप यूट्यूब पे सभी सारी वीडियोस देख के ईटीएफ्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, बजटिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें करके इन्वेस्टिंग के डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं, वैसे भी कर सकते हैं, या फिर आप चले जाएँ सीधे किसी प्रोफेशनल के पास। हुँ, तो अगर आपके पास सेविंग्स हैं, आपके लिए बेस्ट पाथ है कि आप किसी स्ट्रक्चर्ड लर्निंग में चले जाएँ। जो भी आपका बेस्ट मेंटर आपको लगता है, आप उनका देखें क्या उनके प्रोग्राम्स हैं। क्योंकि आपने जो खुद इन्वेस्ट करके जो आपने अपॉर्च्युनिटी लॉस देनी है, उससे बेहतर है आप किसी से सीख लें। सो आप लोग ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं एंड यू आल्सो डू मास्टर क्लासेस प्लस ये कि आपकी हुँ। एडवाइजरी सर्विसेज भी हैं? हम लोग इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में ए टू ज़ी फाइनेंशियल लिटरेसी, पाकिस्तान के सारे सेक्टर्स किस तरीके से काम करते हैं, मॉडल पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म बेसिस पे क्या होना चाहिए, फिर एक पूरी आप एलुमनाई कम्युनिटी में भी आ जाते हैं, वो सारी चीज़ें। इसके साथ साथ पहले हम लोग ना लोग हमने देखा है कि सबसे कम टाइम लगा के जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना लोग पाकिस्तान में, वो है बूम बस्ट साइकिल को नहीं समझते। हुँ, हुँ, कि वो जो पाकिस्तान का एक साइकिल होता है, जब करेंसी स्टेबल होती है, बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आते हैं, फिर डीवैल्यूएशन होती है, चीज़ें नीचे जाती हैं। उसको अगर आप समझ लें ना, और ये मुश्किल से कोई, मेरे ख़्याल से एक ही हमारा लेक्चर होता है इस पे। तो आप मतलब वन टाइम कोई 4-5 घंटे लगा के ही और एक डिसिप्लिन बिल्ड करके ना सबसे ज़्यादा अपने लॉसेस इससे सो जो है इस ना। वक़्त आप बूम बूम साइकिल कह रहे हैं आप हाँ, हैं बिल्कुल। और पाकिस्तान में जब इंटरेस्ट रेट जो है स्टेबल हो, हुँ, करेंसी स्टेबल हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हो, तो फिर पाकिस्तान का ये बूम साइकिल होता है। ये 1999 से लेके 2007 में भी आया था, हुँ, और फिर 2009 से लेके 2017 17 में तक, भी आया था। ठीक है। तो ये पूरी इसमें एक रैली बनती है। उसमें जो है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी मेंटेन्ड होता है, आप आईएमएफ प्रोग्राम में होते हैं, तो आपको सपोर्ट भी मिल रहा होता है डॉलर्स का। तो वो बूम डिसिप्लिन साइकिल, भी रहते हैं आप। हाँ, डिसिप्लिन तरीके से इकोनॉमी चल रही होती है, इतनी ज़्यादा हुँ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होती। सही। तो इसमें आपको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, ए टू ज़ी, कौन सी कंपनीज़ अच्छी हैं, वो क्यों अच्छी हैं। ये भी एक बड़ी चीज़ होती है, मैंने नोटिस की है कि अब जैसे अगर आप लुकिंग बैकवर्ड देखें ना कि कौन सी कंपनीज़ ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है पिछले हाँ, 20-25 हाँ, सालों में। हाँ, 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 उसमें से कुछ ऐसे ही नाम ले लेते हैं, मिल्लर ट्रैक्टर, मारी एनर्जीज़, मिज़ान बैंक। अब सबने ना इसमें कभी ना कभी इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है, सब एग्रो फर्टिलाइज़र हो ठीक गई, है। एफएफसी हो गई, हुँ, सबने इसके शेयर लिए होंगे पिछले 10 साल में जो इन्वेस्टिंग करे ना, ठीक है, लेकिन होल्ड नहीं करता कोई। होल्ड नहीं वो करता। थोड़ा-सा ऊपर जाता है, प्रॉफिट टेकिंग कर लेते प्रॉफ़िट हैं, क्योंकि हाँ, उनको ये नहीं पता कि व्हाट मेक्स दिस अ मल्टी बैगर। हुँ, तो हम लोग वो भी बैक एंड की इकोनॉमिक्स सारी उनको बताते हैं कि ये बिज़नेस अच्छा है, इसको आप जितना ज़्यादा लंबा होल्ड करेंगे, उतना ज़्यादा ही आपको फ़ायदा देगा। ये हुँ। थोड़ा-सा बढ़ जाए, ये नहीं कि आपने बेच देना है, फिर थोड़ा नीचे खरीद लेना है, उस चक्कर में फिर वो अपॉर्च्युनिटी निकल जाती है। मैंने ये देखा है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जब आपको पहला डिविडेंड मिलता है ना, तब हुँ, आपका थोड़ा-सा एक एक फ़ीलिंग आती है कि नहीं यार ये भी हो सकता है इसके या अंदर। फिर आप समझते हैं कि अच्छा मेरे ख़्याल से जब तक आपको वो कैश फ्लो नहीं मिलता ना, हुँ। तब तक आपको वो चीज़ वो असल में सिर्फ़ वो फीलिंग नहीं होती ना, वो फ़ीलिंग लोग नहीं लोग होती। सोचते हैं कि मैं हाँ, 1 हफ़्ता जाता हूँ, पूरा हाँ, अपना टाइम देता हूँ, हाँ, उधर से जो पैसे आते हैं, वो जब एकदम से बगैर कुछ किए मेरे बैंक में क्रेडिट हो जाएँ, हाँ। फिर वो एक रियलाइज़ेशन होती है कि आपकी सेविंग्स भी आपके लिए काम अच्छा कर इसमें सकती हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने ये देखा है कि लोग जो है ना बड़े नामों की तरफ जाते हैं, जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं कि भाई नहीं हुँ, मैं लेट्स से यूएई की बात करूँ तो मैं एमआर में इन्वेस्ट करूँगा। मैं किसी छोटी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करूँ? जबकि आपको भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की जो हुँ, अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, वो छोटी कंपनीज़ के थ्रू हुँ, ही आती हैं, जो बड़ी हुँ, अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं। जब मैं अभी पढ़ रहा था कहीं कि जो अभी टेस्ला सॉरी स्पेस एक्स का एंथ्रोपिक का और ओपन एआई का आईपीओ आ रहा है। आईपीओ को। तो अब लोग पागल हुए हैं कि हमें इन्वेस्ट करना है उसके अंदर। बट उसके अंदर ये नहीं देखते लोग कि जिस इस तरह के जो आईपीओज़ होते हैं, उसके अंदर रेगुलर जो हमने लास्ट हुँ, मैं एक एक इनफैक्ट एक ईटीएफ है, उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया। वो ईटीएफ सिर्फ़ ये करता है कि जो नए बड़ी कंपनीज़ के आईपीओज़ आते हैं, उसको बाय करता है और 3 साल बाद उसको सेल करता है। तो मैं जब उसको 20 साल का ट्रेंड देखता हूँ, तो उस आईपीओ ने उस ईटीएफ ने इंडेक्स को बीट नहीं किया है। हुँ, सो इमेजिन करें कि आपकी जो बड़ी हुँ, कम और वो बड़ी कंपनीज़ के अंदर ही इन्वेस्ट करता है। सो आपकी बड़ी कंपनी ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है ना हर दफ़ा इस तरह का हाँ, रिटर्न दे सकें। सो यू हैव टू अगेन फाइंड दोज़ स्मॉल कंपनीज़ या अच्छी कंपनीज़ हुँ। जिससे आपको रिटर्न मिल अच्छा, सके। इंडेक्सिंग जो है ना, जैसे दुनिया में इंडेक्स बने हुए हैं, उसके पीछे ये प्रिंसिपल है कि लेट योर विनर्स रन। हुँ, यानी कि जो कंपनी ऊपर जा रही है ना, हुँ, उसकी परसेंटेज इंडेक्स में बढ़ती रहती है। ठीक है। और बिल्कुल, और लोग पाकिस्तान में असल में पता है क्या करते हैं? हाँ। सबको विनर्स सिखाया को हुआ है, व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ में इतना मुश्किल से हमने लोगों को ये चीज़ लर्न कराई है। हुँ, लोग कहते हैं कि लॉस में नहीं बेचना। अच्छा। यानी कि अगर कोई कंपनी खरीद ली और किसी वजह से, लेट्स से आज की एग्ज़ाम्पल ले लें, हुँ, और दुनिया बिल्कुल बदल गई है। तो हुँ, जो स्टॉक्स थे लेट्स से सिक्लिकल से, उनकी आउटलुक उतनी अच्छी नहीं लग रही। हुँ, लेकिन वो कहेंगे नहीं, जो अच्छी कंपनी है ना, जो बेनिफिशियरी हो रही है लेट्स से ऑयल प्राइस इंक्रीज़ होने से ऊपर जा रहा है, वो कहेंगे उसको बेच देते हैं।
और ये जो नीचे जा रही है ना, इसको मैं होल्ड करके रखता क्योंकि रहूँगा। मैंने ज़्यादा पैसों पे ली हुई है। हाँ, उसको नुकसान में नहीं इतनी बेचूँगा। मुश्किल से इस चीज़ को अनलर्न करवाया लोगों को कि हुँ, आपने अपने विनर्स को जो है ना एक तरह से पानी देना होता है, जैसे पौधा ग्रो होता है। आप हाँ, और कोई चीज़ अगर आपसे पहले गलती हो गई या दुनिया ऐसे बदल गई कि अब उस बिज़नेस की आउटलुक इतनी अच्छी नहीं है, तो हुँ, आपने एग्ज़िट उसको कर सही जाना। तरीके से अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करना है। हुँ। ये भी एक बड़ी अच्छा बल्कि चीज़ मैंने नोटिस यहाँ की पर है। बहुत ज़्यादा मैं यूएई में हूँ ना, तो यूएई के अंदर अभी मुझे एफसीए जो यहाँ पर सिक्योरिटीज़ कमोडिटीज़ अथॉरिटी है, तो उन्होंने अप्रोच किया था क्योंकि मैं लाइसेंस्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हूँ, तो हुँ, उन्होंने मुझे अप्रोच किया। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि हमारा एक वीक आ रहा है, इसके अंदर हमको ये वीडियोज़ बनवानी है या कंटेंट बनवाना है, जिसके अंदर हम लोगों को बताएँ कि आप जो अनरेगुलेटेड प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उसके साथ इन्वेस्ट ना करें। और हुँ, प्रॉब्लम यही होती है, मैंने खुद भी यही फेस किया था कि जब शुरू में इन्वेस्टमेंट बंदा करता है, तो उसको सिर्फ़ नंबर्स नज़र आ रहे होते हैं। हुँ, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, सीएफडी प्लेटफ़ॉर्म्स के अंदर चले जाते हैं हुँ, या लेट्स से बदला कहते हैं पाकिस्तान में उसको शायद, यस। उसके अंदर चले जाते हैं। हुँ। तो जिसको समझ नहीं आता वो इस चीज़ में चला जाए तो वो एक दफ़ा जाने के हुँ। बाद 5-6 साल तो फिर भूल जाए कि दोबारा से वो इसी इन्वेस्ट। वजह से बल्कि आजकल ना बहुत ज़्यादा हमसे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि इस तरह की क्वेरीज़ आती हैं कि मैंने पहले एक दफ़ा किया था इन्वेस्ट, हुँ, लेकिन मेरा ना नुकसान हो गया नुकसान हो थोड़ा, गया था। तो अब मैं क्या करूँ? अब हाँ, एक होता है ना, एक बंदा पहली दफ़ा स्टार्ट कर रहा होता है, हाँ, एक अगर कोई बंदा दूसरी दफ़ा स्टार्ट कर रहा है ना, तो उसके लिए भी हमने देखा है कि उसको और ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है। हाँ, हाँ, उसको ना और ज़्यादा इसलिए केयरफुल होना पड़ता है क्योंकि अगर उसका दूसरी बार अब नुकसान हुआ ना, हुँ, तो उसकी पूरी एक थिंकिंग बन जाएगी जो कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हो जाएगी, और वो जो पूरा पाकिस्तान में जैसे आजकल भी बना हुआ है हुँ, कि स्टॉक मार्केट जो है वो सट्टा है, उसमें जो है ना नुकसान हो जाता है। हुँ, हालाँकि इंडेक्स देखें आपको कितने अच्छे बता रहे हैं। कंपनीज़ जिन्होंने इंडिविजुअली भी अच्छी वाली होल्ड की हैं, वो भी हुँ, आपको बता रही हैं, डिविडेंड्स भी देती हैं, सब कुछ देती हैं। लेकिन वो जो एक पूरा आपका माइंडसेट बन जाता है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, आपने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की होती हैं। तो वो सारे लोग जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया था और नुकसान हो गया, और फिर से वो सोच रहे हैं स्टार्ट करने का, तो सबसे पहले तो वही वो अपने पुराने वाले एक्सपीरियंस को ना रिव्यू करें हुँ, कि आपने जो है गलती क्या की थी। हुँ, क्या आपने कोई गलत कंपनी ले ली थी जो कि बहुत छोटी थी, आपने सारे पैसे उसी में लगा दिए और किसी वजह से वो जो है वो सही नहीं तरीके चली। से नहीं हुआ, हाँ, या आपने वो बूम बस्ट साइकिल वाली गलती कर दी थी। हाँ, वो या बिल्कुल वैल्यूएशन बहुत ऊपर हो गई थी। वैल्यूएशन बहुत ऊपर हो गई थी, हाँ, आपने उस वक़्त जो है वो खरीद लिया। ठीक है, हुँ। उस वक़्त अगर आप खरीद भी लें ना, फिर भी आप होल्ड कर लें, कंपनी तो वो अच्छी भी हो, ठीक होता है। एसआईपी कर लें उसके अंदर अगर हाँ। अच्छी कंपनी है। लेकिन वो ज़्यादातर लोग जब टॉप पे खरीद लेते हैं और 2-3 साल बाद जब वो चीज़ें माइनस में होती हैं, तो वो कहते हैं अब 2-3 साल तक नहीं बढ़ा तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा? सही। अच्छा एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट कि लोग जो है ना यहाँ से भी और पाकिस्तान में भी लोग अभी भी कितने 5 लाख इन्वेस्टर्स हैं मेरे ख्याल से स्टॉक हुँ, मार्केट के अंदर। जबकि हर बंदे ने इन्वेस्ट किया हुआ होता है जिसके पास भी थोड़े से पैसे आए हैं रियल एस्टेट के अंदर। हुँ, तो मुझे थोड़ा-सा वो बताएँ कि मुझे ये भी पूछना था आपसे क्योंकि डॉल्मेन सिटी रीट की बात मैं उसमें तो इन्वेस्टेड हूँ मैं। बट और कौन से रीट्स हैं पाकिस्तान के अंदर? और सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस तरह के रीट्स की लगती है कि एक तो ये कि पूरा पे आउट देते हैं हुँ, आपको। दूसरा ये कि इसमें आपको ये नहीं होता कि जैसे मैंने अगर रेंट पे दिया हुआ है अपना घर, उसके अंदर मुझे पता है कि 10% इंक्रीज़ करना है हर साल, तो हर दफ़ा नहीं करता टेनेंट हुँ, इंक्रीज़, वो रेज़िस्ट कर रहे होते हैं। बट हुँ, इसके अंदर आपको पता है कि हुँ। आपको इंक्रीज़ मिल ही जाएगा। सो थोड़ा-सा ये बताएँ कि रियल एस्टेट के अंदर स्टॉक्स के थ्रू कैसे इन्वेस्ट करते हैं? और फिर उसके अंदर कितने ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के अंदर? अच्छा, इसमें बिल्कुल ना 3 से 4 साल पहले रीट रेगुलेशंस जो है ना, असल में पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये होता है कि ज़्यादातर रियल एस्टेट जो है ना वो है अनडॉक्यूमेंटेड। ठीक है। ठीक है, वो वैसे तो पेपर पे लॉज़ हैं कि आपके पास अगर रेंट आएगा तो आपने मेरे ख़्याल से 15 से 20% जो है ना टैक्स में देना है। हुँ, लेकिन असल में सब कैश में लेते हैं। तो हुँ, उस तरीके से और फिर अगर आप सही तरीके से एक रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, तो हुँ, वो जो पाकिस्तान में जो 40% टैक्स रेट है वो अप्लाई हो जाता है। हुँ, तो इस वजह से कोई भी ना सही तरीके से कर नहीं रहा था, हुँ, ऑफ़िशियल तरीके से रियल एस्टेट डेवलपमेंट। और फिर सारे वो जो अनऑफ़िशियल तरीके, और ऑब्वियसली उसमें फिर आपकी सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, फिर स्कैम्स भी होते हैं, जब चीज़ें अनरेगुलेटेड तरीके से हों। तो रीट रेगुलेशंस आईं और इस चीज़ को बराबर किया गया। हुँ, फॉर्मल ग्रुप्स को कहा कि आप भी अगर रीट रजिस्टर करके कोई डेवलपमेंट करेंगे, उसको रजिस्टर करेंगे, तो आपको भी 15% टैक्स देना होगा। तो फिर ये पहली पाकिस्तान की डॉल्मेन सिटी रीट बनी थी। अब टैक्स जो है बराबर हो गया दोनों का, और फिर हुँ। उसमें कंडीशन थी कि जब आप रीट रजिस्टर करेंगे, उसको 3 साल बाद आपने लिस्ट करना है। और ये 2021 में ना रेगुलेशंस फिर रिवाइज़ भी हुई, जब ये अच्छा, वाली कंडीशन ऐड हुई थी। ठीक है। तो अब वो सारी जितनी भी रजिस्टर हुई थी, उनके ना आईपीओज़ के टाइम आ रहे हैं। हुँ, तो 3-4 ऑलरेडी आ चुके हैं डॉल्मेन सिटी रीट के बाद। कुछ डेवलपमेंट भी कर रही हैं, कुछ सिर्फ रेंटल हैं, और पाइपलाइन में और भी हैं।
अच्छा। और भी बहुत ज़्यादा, ये जैसे लाहौर में बहुत ज़्यादा डॉलमेन डेवलप है। सिटी रीट तो ऑपरेशनल रीट है ना? ऑपरेशनल रेंटल रीट। इसके अलावा भी कोई रेंटल रीट है पाकिस्तान में? रेंटल रीट इसके अलावा फुल रेंटल रीट मेरे ख्याल से नहीं है, वो डेवलपमेंटल रीट है। अच्छा। एक इमेज रीट का आईपीओ हुआ है लेटली। हुँ, इसके अलावा एक नया नाज़िमाबाद जो कराची का प्रोजेक्ट है, हाँ, उसकी रीट भी है। अच्छा। अच्छा, बट वो भी आरिफ हबीब का ही है, तो उन्होंने हाँ, वो डॉल्मेन सिटी भी उन्हीं का है ना? डॉल्मेन सिटी भी उनका है। हाँ, अच्छी डॉल्मेन सिटी रीट की अच्छी बात ये है कि ये है कराची का नंबर 1 मॉल। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब इनकी ऑक्यूपेंसी भी अच्छी है। हुँ, और इनको जैसे होता है ना कि कभी कोई क्राइसिस आया तो रेंट नहीं बढ़ा सकते, या आपके कंपेटिटर जो है उधर लोग कॉम्पिटिशन ही शिफ्ट, नहीं है। हाँ। कंपटीशन कम है। अ, इसकी सबसे अच्छी बात जो रीट की मैंने एक अब तो हमारे पास डेटा है ना, तो कोविड के टाइम पे क्या हुआ था रीट्स के साथ, आपको वो हुँ, देखना चाहिए। तो एक रियलिटी इनकम की एक रीट है यूएस की, हुँ, उसमें तकरीबन 15,000 प्रॉपर्टीज़ हैं उनके पास। हुँ, तो उसके अंदर मैं देख रहा था कि कोई फ़र्क नहीं आया था, जो रेंटल था ना वो ठीक है, उसका जब उनका फ़र्क आता है इंटरेस्ट रेट के ऊपर। जैसे ही इंटरेस्ट रेट ऊपर-नीचे होते हैं तो उनकी प्राइस में इम्पैक्ट आने लगता है, हुँ, लेकिन रियलिटी इनकम एक ऐसा रीट है जो 1995 से लेकर अब तक हर साल कुछ ना कुछ डिविडेंड्स बढ़ाता हुँ, है। मतलब ये नहीं कि कांस्टेंट है, बढ़ा रहा है। मतलब वो आई डोंट नो कि सेंट्स से शुरू हुआ था कुछ, और इस वक़्त वो $3 का हुँ, उसका डिविडेंड, डिविडेंड है। एनुअल डिविडेंड। एनुअल डि इसी हुँ, तरह से डीसीआर का भी ऐसी है कि वो भी हर हुँ। मेरे ख़्याल से क्वार्टरली या नहीं तो एटलीस्ट मुझे एनुअली। याद है जब ये बिल्कुल जब रीट हुआ था तो 10 पैसे देता हो या 8 या 10 पैसे देता होता 1 क्वार्टर के। अच्छा। हाँ, मुझे अंदाज़ा लगा रहा हूँ। हाँ, हाँ, और तो अब जो ऐसे है ही। तकरीबन 65 चल रहा हाँ, और उसके जो उसकी प्राइस एप्रिसिएशन हुई है वो है। तो हुँ, आउटस्टैंडिंग हुँ, किस्म की हुई है। अच्छे से अच्छे स्टॉक की भी इस तरह से नहीं हुई हाँ, है कि आई थिंक 2 टाइम्स या 3 टाइम्स के करीब जो है ना उसकी प्राइस एप्रिसिएशन है। हुँ, सो बेसिकली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आप कहते हैं कि अगर किसी को सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है, इसी मैं पॉइंट वहाँ से आ रहा था कि बेसिकली आपको अगर मंथली इनकम जनरेट हुँ। करनी है, या लेट्स से या मंथली इनकम जनरेट करनी है स्टॉक मार्केट से, क्योंकि स्टॉक मार्केट को लोग इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम देखते हैं। मंथली इनकम जनरेट करने के लिए क्या-क्या ऑप्शंस है अपार्ट फ्रॉम रीट? मंथली इनकम वही क्वार्टरली बेस्ट क्वार्टरली कंपनीज़ कह हैं। लें, चलें, हाँ, हाँ। क्वार्टरली डिविडेंड आता है। पाकिस्तान में बहुत ऑप्शंस हैं। अच्छा। क्वार्टरली डिविडेंड के पाकिस्तान में आई थिंक मोर देन शायद 25 कंपनीज़ तो होंगी। हुँ। फर्टिलाइज़र स्टॉक सारे जो है क्वार्टरली डिविडेंड देते हैं। बैंक्स बहुत ज़्यादा क्वार्टरली डिविडेंड देते हैं। ये डोलमेन जो है ये भी देते हैं। इसके साथ-साथ आप 6 मंथ्स पे चले जाएँ तो और ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, क्विकली मैं एक चीज़ ज़रा रिमाइंड करवा दूँ आप लोगों को कि इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं रियल एस्टेट के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, रीलोकेशन के ऊपर, इमिग्रेशन के ऊपर, और इस तरह की और डिफरेंट निशेस के ऊपर हम कॉन्स्टेंटली डिबेट कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स के अंदर अपने क्वेश्चंस भी भेजते हैं। मैं Q&A सेशंस भी करता हूँ, मैं वन ऑन वन सेशंस भी करता हूँ, ईमेल्स के ऊपर भी रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। बट एट द सेम टाइम ये चीज़ें लिमिटिंग होती हैं और इनमें उस तरह का स्केल नहीं आ पाता, तो इसकी वजह से मैंने कम्युनिटी भी फॉर्म की हुई है। मेरे एक फ्री डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है जो कि आप अगेन लिंक में मौजूद है, उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को नीश किस्म की एक कम्युनिटी चाहिए जिसमें लोग कम हों बट उसमें प्रोडक्टिव बात हो सके, क्योंकि जब डिस्कॉर्ड पे बात करते हैं तो उसमें लोग ज़्यादा होते हैं, और जब भी आप फ्री कम्युनिटी की बात करते हैं उसके अंदर 1000 लोग होंगे अगर एक किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उसमें थोड़ा सा चीज़ें नॉइजी हो जाती हैं। तो व्हाट्सएप के ऊपर मेरी पेड कम्युनिटी है जिसकी अमाउंट ज़्यादा नहीं है, $13 पर मंथ के ऊपर उसकी अमाउंट है, और उसमें पूरी दुनिया से लोग हैं। हम लोग डिफरेंट किस्म की बात कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, अपने अपने आइडियाज़ हैं वो शेयर कर रहे होते हैं, नेटवर्किंग कर रहे होते हैं, लिंक्डइन के ऊपर होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसमें चल रही होती हैं। स्टॉक्स सिग्नल की कोई कम्युनिटी नहीं है। अगर किसी ने मुझसे एक दो दफ़ा पूछा भी है तो मैं स्टॉक सिग्नल्स नहीं दे रहा होता, ना इस तरह की कोई कम्युनिटी है हमारी। आपको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक इसका मौजूद है, उसको पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको ये फ़ीस देनी होगी, और अगर ये कम्युनिटी जब ग्रो होती है उसके बाद हम इसमें फीचर्स ऐड करते हैं, तो जो पायनियर मेंबर्स होंगे जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनकी फ़ीस चेंज नहीं होगी, और जो आने वाले मेंबर्स होंगे उनको नई फ़ीस पे करनी होगी। तो इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाके आप ज्वाइन करें और लेट अस कनेक्ट। थैंक यू वेरी मच। लेकिन इसमें जो डिविडेंड एरिस्टोक्रेट कहते हैं ना यूएस के अंदर के, वो हर साल पैसे अपने बढ़ाते हैं डिविडेंड के। इस तरह के हुँ, स्टॉक्स हैं, क्योंकि अब तो डेटा हमारे पास इतना नहीं था, लेकिन अब है कुछ इस तरह का कि मोस्टली मोस्टली अच्छा। ये सारे जो हैं बैंक्स, फर्टिलाइज़र और ये डोलमेन सिटी रीट डिविडेंड स्टॉक्स में ज़्यादातर का रिकॉर्ड यही है कि स्लोली स्लोली डिविडेंड बढ़ रहा होता है। हुँ, उस तरीके से नहीं है 100%, क्योंकि बैंक्स में भी कभी-कभी कोई चीज़ ऊपर नीचे होती है तो किसी साल वो थोड़ा कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से, फर्टिलाइज़र फिर भी थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है, स्पेशली जो यूरिया बनाते हैं, तो वो मोर और लेस थोड़ी हुँ, बहुत वॉलेटिलिटी के साथ अच्छा डिविडेंड सही। जो है वो दे रहे होते हैं। लेकिन इनको ना बिज़नेस को थोड़ा समझने की भी ज़रूरत है। अब जैसे 2 लोगों के लिए एग्रो फर्टिलाइज़र और फौजी फर्टिलाइज़र एक सेम बिज़नेस है। हुँ, हुँ, वो दोनों सेम चीज़ बनाते हैं, लेकिन उनकी जो गैस की कॉस्ट है उसमें डिफ़रेंस है। तो इस वजह से अब देखें आप, आज से तकरीबन 2 साल पहले
दोनों की शेयर प्राइस होती है तकरीबन 150 ठीक और है। एक अभी 200 पे है, एक 500 पे गया हुआ है, एंग्रो फर्टिलाइज़र दो 200 पे। अच्छा 200 40 में। मैं तो और उसको फ़ॉलो नहीं कर रहा था। पॉजिटिव तकरीबन एफएफसी 500 पे पहुँच 500 गया। पे पहुँच गया। अच्छा, क्योंकि उनकी गैस कॉस्ट जो है 2000 सब्सिडाइज़्ड है। सब्सिडाइज़ तो दोनों की है। हुँ, 2024 में जब आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट हुआ ये वाला, तो उसमें कंडीशन थी कि अब से आपने गैस की कोई सब्सिडी नहीं देनी। हुँ, तो उसके अंदर एंग्रो फर्टिलाइज़र जो है ना वो एसएनजीपीएल से गैस लेता था। अच्छा। अब एसएनजीपीएल की जो टोटल एवरेज कॉस्ट है ना, जो वो अलग-अलग फीड से लेते हैं, वो तकरीबन 1600 रुपए है। हुँ, तो इनकी गैस कॉस्ट जो है ना वो 1600 सेट कर दी, पहले 600 होती थी। ओके। लेकिन एफएफसी और फातमा फर्टिलाइज़र का जो प्लांट था ना, वो डायरेक्ट मारी एनर्जी से गैस लेता था हुँ, हुँ, और वो उसकी प्राइस जो है 500 थी तकरीबन। हुँ, तो उसको नहीं इंक्रीज़ किया गया और टेक्निकली वो ठीक था, सब्सिडाइज़ नहीं है, वो कॉस्ट से कम है। तो इस हुँ, वजह से इस तरह की भी डिफरेंसेस आ जाती हैं जिसकी वजह से राइट। आपको लग रहा होता है दोनों सेम है, हुँ, लेकिन प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी चेंज हो जाती है। हुँ, इसी तरीके से डीसीआर बहुत ज़बरदस्त जो है डिविडेंड्स इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन हुँ, आज अगर उसका 1 साल का लेट्स से 2.5 रुपीज़ डिविडेंड भी है, हुँ, उसकी प्राइस जो है वो 35 के आस-पास चल रही है। यानी कि काफ़ी कम डिविडेंड यील्ड है। हुँ, इस टाइम पे दूसरे आप ऑप्शंस देखेंगे तो 10% से ज़्यादा के भी डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स जिनके बिज़नेस बिल्कुल सेफ हैं डिस्पाइट दिस डेवलपमेंट, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सही। तो इस इ इवन ये एक बड़ा ऑन अच्छा ये है हाँ, कि जैसे अगर किसी को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है लेकिन अभी पूरी प्रॉपर्टी के पैसे नहीं है या वो अपने आप को लिक्विड रखना चाहता है, डाइवर्सिफिकेशन करना चाहता है, तो वो रीट्स में बिल्कुल इन्वेस्ट करे। हुँ। लेकिन देख के कि बेस्ट अपॉर्च्युनिटी कहाँ है। अच्छा इसमें एक चीज़ तो ये कि जो पॉइंट आता है शरिया कंप्लायंस का क्योंकि हुँ, बहुत सारे लोगों का ये पॉइंट होता है कि उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ़ और सिर्फ़ सट्टा है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को अभी भी जानता हूँ। मतलब इतना कंटेंट आ चुका है और मेरे ख़्याल से कोविड के बाद से ज़्यादा अवेयरनेस आई है, लेकिन हुँ। फिर भी सब यही इसी पॉइंट पर आते हैं कि ये तो सट्टा है या मैनिपुलेटिव है या लेट्स से इसमें इंटरेस्ट शामिल है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इस पे तो सबसे ज़्यादा अच्छी इनसाइट्स मुझे खुद पीएसएक्स के रेगुलेटर ने दी थी। आज से तकरीबन 2-3 महीने पहले मैंने उनके साथ एक पॉडकास्ट किया था कराची में। अच्छा। तो वो बता रहे थे बहुत ज़्यादा फ़ोकस होता है लोगों का कि शरिया कंप्लायंट होना चाहिए। मैं अभी आपको ना अपने कस्टमर्स का भी थोड़ा इनसाइट्स बताता हूँ वो कैसे करते हैं। हुँ। बट पहले जो रेगुलेटर जो चीज़ अपने एंड पे देख रहे हैं ना, वो ये है कि मोर देन 50% कंपनीज़ जो टोटल लिस्टेड हैं, वो शरिया कंप्लायंट है। मोर देन 50%? मोर देन अच्छा, 50% ओके। कंपनीज़ जो पाकिस्तान में हैं, वो शरिया कंप्लायंट हैं। ऑलमोस्ट जो रोज़ ट्रेडिंग होती है, इवन दो जो लिक्विड सेक्टर्स हैं बैंक्स, हुँ, उसमें शरिया कंप्लायंस इतने ज़्यादा में नहीं है, थोड़े हुँ, से बैंक्स में ही है। हुँ। लेकिन फिर भी जो ओवरऑल ट्रेडिंग होती है, उसका 60 टू 70% शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स में होता अच्छा। है। तो मतलब कि लोग भी खुद चाहते हैं कि हम शरिया कंप्लायंट कंपनीज़ में ही करें और मतलब पाकिस्तान में कोई इस तरह के कसिनोज़ या उस तरह की चीज़ें तो होती नहीं है, ठीक है? एक कोई कन्वेंशनल बैंक्स होते हैं और एक इंश्योरेंस कंपनीज़ होती हैं, जो कि शरिया कंप्लायंट भी या ब्रूअरी टाइप की कोई चीज़ तो एक आधी नहीं कंपनी एक है, आध मतलब कंपनी कि बहुत हाँ, लिमिटेड कंपनीज़ हैं। हाँ। असल चीज़ होती है कुछ लोग करते हैं शरिया कंप्लायंस फॉलो बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द बिज़नेस। हुँ, यानी कि अगर कोई फर्टिलाइज़र कंपनी है, उसने अपना प्लांट लगाने के लिए अगर कन्वेंशनल बैंक से लोन ले लिया, तो वो उसको ठीक समझते हैं। हुँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरे ख़्याल से 80% कंपनीज़ जो है ना वो शरिया कंप्लायंट है। अच्छा। फिर एक होता है कि आप पूरी लिस्ट फॉलो करते हैं, जो मैट्रिक्स स्कॉलर्स ने सेट किए हुए हैं, हुँ, उसके हिसाब से जैसे रेगुलेटर बता रहे हैं 50% से भी ज़्यादा कंपनीज़ हैं। एक इसके आगे का भी स्टेप है, कुछ लोग वो भी फॉलो करते हैं। वो है कि मैंने शरिया कंप्लायंट कंपनी में इन्वेस्ट किया है, लेकिन उसके बिज़नेस में भी थोड़ा-सा पोर्शन था जो उन्होंने लेट्स से बैंक से लिया हुआ था, तो वो डिविडेंड प्यूरिफिकेशन। तो एक पूरी लिस्ट आती है उसमें जो-जो कंपनीज़ का वो बताए थे आपको कि इनकी डिविडेंड प्यूरिफिकेशन करने के लिए आप ना इतना परसेंट डिविडेंड का डोनेट कर दें, तो आप जो है उस लेवल की शरिया कंप्लायंस भी कर सकते हैं। तो अच्छा। पाकिस्तान में बहुत अच्छा ये जो जो है ना ये लिस्ट है ऑप्शन इस चीज़ की लिस्ट है अवेलेबल? हाँ, डिविडेंड प्यूरिफिकेशन की एक लिस्ट आती है आई थिंक पीएसएक्स की तरफ से ही है? पीएसएक्स की तरफ से ही आती होगी मोस्ट प्रोबब्ली कि अच्छा, 6 मंथ्स बाद या 1 साल बाद आती है। उसमें सारा एक मेथड बताया होता है और वो बताया होता है। तो वो भी उसको भी हमारे काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना फ़ॉलो करते अच्छा लेकिन अगर स्टॉक हैं। की प्राइस इटसेल्फ की बात करें तो उसमें तो अगर प्राइस गेन हो गई है नहीं, वो देखते हैं कि उनके बिज़नेस में कितना छोटा-सा जो पोर्शन है और वो फिर वो डिविडेंड से ही जो है अच्छा ना डिविडेंड उसको से निकल हाँ, जाता है। डिविडेंड से प्यूरिफिकेशन अच्छा, अब अच्छा। खुद करना होता है आपको डोनेट, वो आपको हाँ, गाइड कर देते हैं हाँ। कि इतना जो है ना आप फ़ॉलो कर लेंगे तो अच्छा, अच्छा, वो भी अच्छा। आप कर सकते हैं। राइट, राइट, तो राइट। मतलब काफ़ी लिक्विडिटी लोग भी ज़्यादा जो रोज़ ट्रेडिंग करते हैं और अब वो T+1 पे भी हम लोग शिफ्ट हो रहे अच्छा थे। ये T+1, T+2 हाँ, हुँ। इसको ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। वैसे जो जनरल पब्लिक है उनको शायद ना भी पता हो इसका। लेकिन इसका फ़र्क क्या पड़ा है? दोबारा मैंने वही देख रहा था कि दोबारा रिवर्ट कर दिया था इसके हाँ, अंदर। मोस्ट प्रोबब्ली हम लोग T+2 पे इसको वापस ज़रा चले। एक्सप्लेन कर दें असल पहले। में जैसे देखें आज मैंने एक स्टॉक जो है ना अपने ऐप पे ऑर्डर लगा लिया ठीक है, और वो बाय हो गया। ठीक है। ठीक है, अब जो पूरा एक रिकॉर्ड चल रहा होता है, जो ट्रांसपेरेंसी होती है स्टॉक मार्केट की कि
आपने अगर एक शेयर भी खरीदा हुआ है उसका, तो उसका एक हुँ, पूरा रिकॉर्ड होता है। अगेन एक रियल एस्टेट से कंपैरिज़न करें, बहुत एडवांटेज है, कल को आपके साथ कोई स्कैम नहीं होगा। हुँ, तो वो 2 दिन बाद उनकी बुक्स में रिफ्लेक्ट होगा ठीक है। कि अब्दुल रहमान ने एक शेयर खरीद लिया है और अब ये हमारे रिकॉर्ड में आ गया। तो 2 दिन के बाद जो है ना सारी बुक्स जो है अपडेट हो रही होती हैं। हुँ, तो ये T+1 पे हम लोग जा रहे थे। उससे फ़ायदा ये होता है कि शरिया कंप्लायंट में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि मैं वो चीज़ नहीं बेच सकता जो मेरी कस्टडी में नहीं है। कस्टडी में नहीं है। तो आप 2 तो वो 2 पहले दिन दिन बाद आती हाँ, थी। 2 दिन बाद हो सकता लेकिन है। अब हाँ। ये T+1 का प्लान कर रहे थे जिसमें 1 दिन बाद आ जाती। लेकिन फिर पाकिस्तान में अब जैसे बैंक्स की डेली लिमिट्स कम हैं, हुँ, या बैंकिंग आवर्स लेट्स से ख़त्म हो गए, तो उसमें फिर कभी-कभी आप कोई चीज़ एग्ज़ीक्यूट करते हैं तो फ़ौरन 1 दिन में पेमेंट करना भी मुश्किल हो जाता है। इंस्टीट्यूशंस ज़्यादातर जैसे म्यूचुअल फंड 2 दिन में आपको पैसे देते हैं। बहुत ज़्यादा लोग फ़िक्स्ड इनकम से रिडेम्पशन डालते हैं, फिर स्टॉक मार्केट वालों को पेमेंट करते हैं। तो उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो मोस्ट प्रोबेबली T+2 पे हम लोग वापस जो है वो चले चले गए, जाएँगे। दोबारा चले गए। अभी चले जाएँगे, अभी चले तक नहीं जाएँगे, गए। अच्छा, अच्छा। अच्छा अब अगेन हमने पहले बोला कि 500,000 इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर हुँ, मौजूद हैं लोग हुँ, इन्वेस्टर्स और उसमें भी आई डोंट नो कि कितने एक्टिव होंगे, क्या हुँ, उनकी वो होगी। तो इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि अगर यूएस को देखें, अगर फुल डेवलप्ड मार्केट को देखें तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आई थिंक 50% उनकी पॉपुलेशन इन्वेस्टेड है। हुँ, इवन छोटी-छोटी चीज़ें जैसे लोगों को नहीं समझ में आती, इवन मुझे बहुत सारी चीज़ें बाद में समझ में आई थी। तो इसका क्या रीज़न है कि लोगों पे इवन दो कि अब कंटेंट बनना शुरू हो गया, यूट्यूब आ हुँ, गया, उस पहले तो वो भी नहीं था। तो क्या रीज़न है कि इतना सब्सक्राइबर बेस कम है इस वक़्त हुँ, इस तरह की चीज़ों का? और अब अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा पेस नहीं लग रहा क्योंकि हुँ। जैसे-जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे-वैसे ऑफ कोर्स हाँ, इसके अंदर वैल्यूएशंस भी बढ़ती वैल्यूएशन हैं। बढ़ेंगी। यस। अच्छा, इसमें हम लोगों ने जब लास्ट टाइम भी पॉडकास्ट किया था ना, जब हमारे 3 लाख इन्वेस्टर होते थे, हाँ, हमने उस हाँ, वक़्त भी मुझे याद है मैंने कहा था कि ये हम लोग ना 1 मिलियन 2 मिलियन के रोड मैप पे हैं। हाँ, हाँ। और इसमें से ना ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का बहुत ज़्यादा रोल होगा। हुँ, क्योंकि पाकिस्तान में इनकम थोड़ी कम होती है, तो ज़ाहिर है जब आप इन्वेस्टिंग तभी स्टार्ट करते हैं जब आपकी इनकम अच्छी हो। हुँ, इसमें काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट्स हुई हैं, रेगुलेटर भी बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें प्रोएक्टिव है, और 5 लाख अकाउंट्स तकरीबन साढ़े 5 लाख ऑलरेडी हो चुके हैं। हुँ। मतलब कि आज से 7-8 महीने पहले, पिछले 9 महीने में 2.5 लाख अकाउंट्स खुले हैं। तो मतलब ये ये वैसे देखें ये तो पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में इतने खुले हाँ, थे। लेकिन बेस इफ़ेक्ट भी तो था ना, उसका बेस हाँ, इफ़ेक्ट बिल्कुल कम था। इसमें ना अच्छी चीज़ें हो रही हैं, एक कंटेंट क्रिएशन अब अच्छी होने लग गई है। हुँ, और आपने देखा है कि जो चीज़ यूट्यूब पे आ जाए ना, हुँ। फिर वो लोगों तक पहुँच जाती है। हाँ, तो ये एक सही। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर ये जो तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख अकाउंट खुले हैं ना, पिछले लेट्स से 9 महीने में, हुँ, इसमें से 80% ऑनलाइन खुले हैं। ये बहुत हेल्दी ट्रेंड है। 80% अच्छा, 80% ऑनलाइन खुले हैं। अच्छा। और पहले जो अकाउंट्स खुलते होते थे ना, उसमें से तकरीबन 70% केएलआई से होते होते थे, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से। हाँ, ये परसेंटेज भी 50% से नीचे आ गई है। अच्छा। ये सारी चीज़ें मुझे पीएसएक्स वाले ही बता रहे थे, तो क्योंकि ये उन्होंने ये बताया उनका कि भी फुल ये आरडीए है। के थ्रू कितने परसेंटेज है? आरडीए के थ्रू परसेंटेज नहीं उन्होंने बताई, लेकिन बता रहे थे ये कि केएलआई से बहुत, बाहर है। हाँ, इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छी आती हैं आरडीए में, ऑब्वियसली वो उसका टिकट साइज़ भी थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। हुँ, मेरे ख़्याल से 10,000 का मुझे नंबर याद आ रहा है कि आरडीए के अकाउंट स्टॉक मार्केट के टोटल टोटल ओपन हो चुके हैं। ये शायद हाँ, नंबर इससे ज़्यादा भी हो। ये ज़्यादा ही होगा मेरे ख़्याल हुँ, से। लेकिन पॉइंट ये है कि ट 10,000 तो फिर काफ़ी कम है। हुँ, लेकिन मुझे एक मसला आरडीए के साथ ये हो गया कि इससे पहले आज से 1 साल पहले तक आरडीए की सर्विस बहुत अच्छी होती थी। हुँ, मैं आप मतलब मुझे नहीं पता लोग इसमें कमेंट करके बताएँगे। वैसे भी सर्विस बुरी नहीं है। लेकिन जो नए अकाउंट ओपनिंग का जो मुझे लग रहा है कि हर बैंक का, सिर्फ़ 1 आध हुँ, बैंक की बात नहीं कर रहा, 3-4 बैंक्स में मैंने हुँ, देखा है, जितने लोगों ने कंप्लेन की है मुझको और फिर मैंने खुद भी देखा अपने कुछ जानने वालों का जब अकाउंट खुलवा रहे थे हम। हुँ, तो मैं अब नाम नहीं ले रहा बैंक्स का लेकिन बहुत बुरी सर्विस हो गई है, हुँ, अकाउंट खुलवाने के लिए। और इमेजिन करें आज के ज़माने में जबकि गल्फ़ के अंदर लोगों को ज़्यादा हाँ, खुलवाना है और हुँ, पैसे हुँ, भिजवाने हैं और उस टाइम पर आपके अकाउंट्स की रेज़िस्टेंस आ रही है, उसके अंदर फ्रिक्शन आ रही है, हुँ। तो वो तो फिर किसी भी काम की नहीं है अगर आप इस तरह से करेंगे। हाँ, इसको इनको काफ़ी इम्प्रूव करना चाहिए। इनको तो मतलब एक तरह से आते हुए पैसे जो है ना फ़ायदा ही होता है, हाँ। हाँ, हाँ। और असल में ये जो लोकल अकाउंट्स भी थे ना, पिछले दिनों में इतनी ज़्यादा फ्लो आया था, ये जो लास्ट 6 मंथ्स थे ना, हुँ। कि वो पूरा सिस्टम जो था ना, वो इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस को कोप नहीं कर पा रहा था। अच्छा, अच्छा। हाँ, आई अच्छा। डोंट नो ये आरडीए में भी ये जो है फैक्टर था कि नहीं, बट लोकल अकाउंट्स इतने ज़्यादा खुल रहे थे, ऑलमोस्ट 1.5 लाख खुले हैं पिछले 6 महीने में। तो वो थोड़ा-सा सिस्टम जो है ना, इतना ज़्यादा अकाउंट्स खोलने के लिए भी रेडी नहीं था। अच्छा, आपकी मास्टर क्लास में अब मुझे उस एज ग्रुप को समझना चाह रहा था मैं कि किस तरह का एज ग्रुप आता है, जो नए हुँ, इन्वेस्टर्स हैं। वो यंग तो डेफ़िनेटली होते होंगे क्योंकि हुँ, उनको अब यंग का मसला ये भी है कि वो ये सोच के अगर आ रहे हैं कि क्विक रिटर्न्स होंगे, तो फिर वो बहुत बड़ा मसला है अनलेस एंड अनटिल उनको कोई समझाए कि नहीं, ये हुँ, तो मैं अगले 20 साल के लिए, 10 साल हुँ, के लिए ये काम करना है। हुँ। लेकिन व्हाट इज़ द एज ग्रुप आपकी जो मास्टर क्लास होती है या आपकी एडवाइज़री सर्विस होती है, उसमें एज ग्रुप क्या है? डाइवर्स है काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हमारे एडवाइज़री सर्विस में ऑब्वियसली
जिन लोगों का ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश पोर्टफोलियो है, हुँ, वो आते हैं, तो वो अगर यंग हों भी तो एक वो मतलब गुड, मैच्योर्ड होते हैं वो। हाँ, मैच्योर्ड होते हैं, हुँ, 30 प्लस ही होते हैं ज़्यादातर। हुँ, या अगर उससे कोई यंग होता है तो फिर वो अपनी फैमिली की वेल्थ जो है एक तरह से मैनेज वो कर रहे मैनेज कर होते रहा हैं। होता है। हुँ, लेकिन मास्टर क्लास में ऑलमोस्ट एवरीवन, क्योंकि अच्छा, फाइनेंशियल लिटरेसी तो ज़ाहिर है उसके हाँ, सीखने के फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं, हाँ। तो उसमें रिटायर्ड लोग भी आते हैं। अच्छा रिटायर्ड लोग भी आते इवन हैं? कम पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज़ के सीईओज़ भी अच्छा, बाद में, हाँ, अच्छा, काफ़ी अच्छा, आए हैं, और वो कहते हैं कि हमने हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं। ये बताया मैं आपको जाए। बता रहा हूँ, ये सबसे पॉपुलर जुमला होता है कि हमें तो किसी ने ये बताया ही नहीं था कि ये भी करना होता है। अच्छा फाइनेंशियल ये आप लिटरेसी खुद सीखनी। फाइनेंस प्रोफेशनल हैं। हाँ। आई डोंट नो कि लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी कि नहीं हुई थी एंड दिस बैफल्स मी कि हुँ। चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे हाँ, वो एमबीए फाइनेंस हो, हाँ। किसी भी डोमेन से हो, चाहे वो हुँ, इंजीनियर हो, इंजीनियर तो खैर वो छोड़ ही दें, डॉक्टर हो। हुँ, बहुत सारे मैंने अच्छा बाय द वे मैं क्योंकि यहाँ कंटेंट क्रिएट करता हूँ, तो मैं कभी भी किसी भी डॉक्टर के पास जाता हूँ, यहाँ पर अपनी वाइफ़ के लिए, बच्चों के लिए, सब मुझे रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं क्योंकि अगेन एज़ आई सेड थोड़ा-सा पहले कि व्यूज़ कम होते हैं बट हुँ, उसकी जो क्वालिटी होती है वो डिफरेंट होती है। जो इंडियन डॉक्टर्स होते हैं, वो सारे के सारे मुझे रिकॉग्नाइज़ करते हैं, हुँ, सब मुझसे बात करने लगते हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर्स के पास जाऊँ, किसी को नहीं पता होता। हार्डली किसी और इंडियन मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, कुछ भी हुँ, हो, वो सब पहचान लेते हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर्स को नहीं पता होता। तो ये ऐसा मुझे लगता है कि हर प्रोफ़ेशनल एक तो पाकिस्तान के वो जो हमारा अभी एक तरह से जो हमारा सोसाइटी है, वो उस तरह हुँ। से अभी डेवलप हो भी नहीं पाई लिटरेसी है। पाकिस्तान में तो काफ़ी कम है। इट टेक्स टाइम और ये आप जैसे मेरे बता ख़्याल रहे से हैं अब नेक्स्ट 5 इयर्स में इम्प्रूव होगा, क्योंकि आप देखें ना, कंटेंट क्रिएटर्स भी तो पिछले 3-4 साल में ही आए हैं ज़्यादा। हाँ, जो हाँ। मेन पाकिस्तान में हैं वो 3-4 साल में आए, तो अब ये जब अगले 5-6 साल और करेंगे तो फिर जो है ये चेंज सो आएगा। आपके पास हर तरह के लोग आ हाँ, रहे होते हैं। ऑलमोस्ट, और हमने इसको पूरा डिज़ाइन भी ऐसे ही किया हुआ है कि हर कोई इसको फ़ॉलो कर सके, हर कोई अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी इम्प्रूव करे, हर कोई अपना पोर्टफ़ोलियो जो है उनको ये नहीं बताते कि मॉडल पोर्टफ़ोलियो में कंपनीज़ कौन-सी है, इसके साथ-साथ ये भी बताते हैं कि मॉडल पोर्टफ़ोलियो बनाना कैसे है, उसके हुँ। रूल्स क्या हैं। हुँ, हुँ, हुँ। आपने जैसे क्विक रिटर्न्स का पूछा, हुँ, क्विक रिटर्न्स देखिए, वैसे तो स्कैम्स दुनिया में बहुत होते हैं, और वो होता है कि आप आपके पैसे डबल कर देंगे, उससे तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैंने सीखी है कि अगर आप बिज़नेसेस को सही से समझ जाएँ, हुँ, जैसे अभी हमने एग्रो फर्टिलाइज़र और एफएफसी की बात की, आजकल जो है रिफाइनरीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी हैं इस पूरी सिचुएशन में। तो अगर आपने बिज़नेसेस को सही से पढ़ लिया, और ये मैंने अगेन वॉरेन बफेट से सीखा था, वो कहते थे कि स्टॉक मार्केट में जब आपने सारे बिज़नेसेस के साथ इनके बारे में पढ़ लिया, तो आप चूज़ कर सकते हैं कि उस टाइम पे जो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है, मैं उसमें इन्वेस्ट कर लेता हूँ। हुँ। फिर जब फ्यूचर में लेट्स से 1 साल बाद डायनामिक्स चेंज होंगी, कोई और कंपनी ज़्यादा अच्छी लग रही होगी, तो आप उनके साथ इन्वेस्ट कर लें। और ये पूरी हमारी एडवाइज़री सर्विसेज़ का ना थीसिस भी है, कि जो इंडेक्स का रिटर्न आ रहा है ना, उससे ज़्यादा रिटर्न लेके आना है। अच्छा जो अभी ड्रॉ डाउन हुआ हाँ। है उसमें आपके रिटर्न्स का क्या स्टेटस था? ड्रॉडाउन्स में रिटर्न्स के मेरे पास एग्ज़ैक्ट नंबर्स नहीं है, बट 2025 के पास पूरे ऑडिटेड नंबर्स ही हमारी वेबसाइट पे भी आ जाएँगे थोड़े टाइम में। अच्छा ये ऑडिट होता है आपका एसईसीपी की वजह एसएससी से? पे ऑडिट नहीं करते, एक थर्ड पार्टी एक्रेडिटेशन होती है। हम लोग बल्कि पहले ही हैं जो करवा रहे हैं। तो 2025 के अंदर जो हमारा केएसई 100 इंडेक्स था, इसने ना 51% प्रॉफ़िट दिया था। ठीक है, हम लोगों का 2 मॉडल पोर्टफ़ोलियो होते हैं, एक नॉर्मल, एक शरिया कंप्लायंट। ठीक है। तो नॉर्मल केएसई 100 के अगेंस्ट बेंचमार्क होता है, तो उसमें तकरीबन 70% प्रॉफ़िट था, हुँ, हुँ। और शरिया कंप्लायंट में तकरीबन 38% इंडेक्स का था, हमारा तकरीबन 48% था। अच्छा। तो ये हमारा पूरा उसका है कि अगर आप किसी से एडवाइस ले रहे हैं, तो फिर आपके रिटर्न्स उससे ज़्यादा होने चाहिए। तो ये बेसिकली आपको कोई कंपल्शन है कि आपको ऑडिट करवाना है या ये आप नहीं, अपनी हम अपनी अच्छा, उसमें लोगों के लिए ओके। करवा रहे हैं, ताकि लोग उसको देखें कि पहला अच्छा, साल अच्छा, अच्छा। कंप्लीट हुआ, क्या परफॉर्मेंस थी। जैसे म्यूचुअल फंड्स का होता है, हुँ। उसी तरीके से हम लोग इसको करवा रहे हैं। सो हाउ डू यू 2025 ट्रैक वाज़ आवर फर्स्ट ईयर। सो हाउ अच्छा ये एडवाइज़री का है। हुँ। हाउ डू यू ट्रैक दिस? तो आपको हर हर रोज़ की ही कोई ना कोई नहीं, ट्रांज़ैक्शंस हम लोग उस तरह करते ही नहीं है ना, वरना तो अच्छा, लोग फॉलो ही नहीं कर पाएँगे। वो तो ट्रेडिंग वाली साइड पे चले जाएँ। हमारा जनरली मंथ में 1-2 चेंजेज़ अगर ओके। कोई होती हैं, तो हुँ। वो फिर हम उसके हिसाब से पूरा उसका स्प्रेडशीट बना लेते अच्छा, ओके हैं। और उसकी फिर ज़ाहिर-सी बात है उसका वॉल्यूम भी जो है ना वो हुँ, आपको पता होता होगा तो हुँ, जिसकी वज़ह से आप उसको ऑडिट कर हम एक सकते हैं। मॉडल पोर्टफोलियो बना लेते हैं ना, लेट्स से 50 लाख रुपए के हिसाब से, फिर देखते हैं उसके एंड में कितनी वैल्यू बन रही है, उसके हिसाब से रिटर्न जो है वो अच्छा कैलकुलेट कर चलें लेते ये बात हो रही थी तो मुझे अपने लिए भी पूछ लूँ कि ये अगर मुझको ट्रैकिंग मैं अभी किसी चीज़ हैं। उसको यूज़ नहीं कर रहा, किसी भी थर्ड पार्टी हुँ, उस सॉफ्टवेयर को या लेट्स से एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर हुँ। रहा। अब मैंने सुना है कि आ भी गई हैं बट व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू ट्रैक द पोर्टफोलियो अगर कोई लेमैन है बिल्कुल? आप लोग किस तरह से बता रहे होते हैं? नहीं, अभी बिल्कुल परफेक्ट ऐप कोई भी नहीं है। अच्छा। मार्केट में इन्वेस्टिफाई काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेट्स से आपने कोई चीज़ सेल कर दी, तो वो आपको ना जो करंट आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके हिसाब से प्रॉफिट बता रहा होगा। तो वो जो अच्छा, एक दफ़ा जो रियलाइज़्ड प्रॉफिट होता है ना, वो निकल जाता है। फिर डिविडेंड्स इतने अच्छे तरीके से ट्रैक नहीं होते। हाँ, तो हम लोगों ने तो अपने उसके लिए, परफॉर्मेंस सिस्टम्स के लिए बनाई एक हुई हैं। पूरा वो स्प्रेडशीट बनाई हुई है। अच्छा अब जैसे जीसीसी में या इवन पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑलमोस्ट कमिंग टू रिटायरमेंट हुँ, होते हैं या हो चुके होते हैं। हुँ।
उनको फ़ायदा है स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर करने का, या जो क्योंकि जो बाहर हम देखते हैं, एक थीसिस है वो ये कि आपकी जितनी एज बढ़ रही होती है वैसे-वैसे आप अपना स्टॉक की एक्सपोज़र कम लेना होता है। तो इस तरह से आप उसको क्या रिकमेंड करते हैं, सजेस्ट करते हैं? नहीं, बिल्कुल इवन अगर आपने रिटायरमेंट की तरफ आपकी हो गई है रिटायरमेंट या उसके करीब है, तो फिर भी स्टॉक मार्केट के लिए ना आपकी काफ़ी एक यूज़ केस बनता है। हुँ, और जिस तरह से एसआईपी होता है, एक यंग इंडिविजुअल अपनी मंथली सेविंग को कंपाउंड कर रहा होता है, हुँ, इस तरह से एक एसडब्ल्यूपी का कॉन्सेप्ट भी होता है, जो ओके। कि जो हमारे रिटायरमेंट के करीब लोग हैं या जिन्होंने जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया है 40 के अराउंड एज में, वो उसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में क्या करते हैं, रिटायरमेंट के बाद एक घर किराए पे दिया होता है और उससे जो लेट से 1 लाख 2 लाख रुपए किराया आ रहा है, वो उससे जो है सारे अपने एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं। अब आप सोचें 1 लाख 2 लाख अगर आपको महीने का किराया आ रहा है, वो घर जो है कम से कम भी 5 करोड़ का होगा। हुँ, वही इन्वेस्टमेंट अगर आप स्टॉक मार्केट में करते हैं, तो जो डिविडेंड यील्ड पाकिस्तान में होती है, उससे आपको डबल से भी ज़्यादा जो है ना मंथली इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। राइट। और अगर मैं आपको नंबर्स बताऊँ, लेट्स से आपका अगर 1 करोड़ आपकी रिटायरमेंट के बाद आपको एक फंड मिला है और उससे आप हर महीने जो है 75,000 80,000 खर्च भी कर रहे हैं, फिर भी वो कंपाउंड होता रहेगा और 10 साल बाद जो है वो 2 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। हुँ, एसडब्ल्यूपी में आपके पास मंथली इनकम भी आ रही है और साथ-साथ आपकी कंपाउंडिंग भी हो रही है। हुँ। तो बहुत अच्छी चीज़ है। इवन अगर किसी की एज ज़्यादा है तो उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, ये चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि जब आपकी एज ज़्यादा होती है ना, तो एक आपके पास इमरजेंसी फंड का साइज़ जो है ना, वो थोड़ा बड़ा हो बड़ा जाना होना चाहिए। चाहिए। क्योंकि कोई भी जो है ना हेल्थ रिलेटेड इश्यू हो सकता है। तो अगर आपकी सेविंग्स लेट्स से 50 लाख हैं, फिर मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना स्टॉक मार्केट में लगाएँ। हुँ। 25 से लेके 50 लाख तो आपके पास इसलिए होने चाहिए कि कभी भी कोई हेल्थ इमरजेंसी आ सकती है। इसीलिए कंपाउंडिंग इम्पोर्टेंट, आपकी हुँ, टाइम जो है ना वो हुँ। ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लेकिन कंपाउंडिंग। ज़्यादातर लोग, अगर कोई घर किराए पे दिया हुआ है, हुँ, 2-3 करोड़ तो उसकी वैल्यू होती है। हाँ। तो उससे बेहतर है कि और आप कंसंट्रेशन रिस्क उसमें भी है कि बहुत आपने ज़्यादा, एक जगह पर ही हाँ, सारे पैसे डाले बहुत हुए हैं। कब्ज़ा होने का खर्च, हाँ, इतनी हाँ, ज़्यादा चीज़ें होती हैं। हाँ। तो उसको आप एसडब्ल्यूपी जब फ़ॉलो करेंगे तो आपकी मंथली इनकम भी इंक्रीज़ हो जाएगी और आपकी कंपाउंडिंग भी ज़्यादा अच्छी होगी। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। चलें यार, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक हमारे पास टाइम इतना ही था। सो नाइस मीटिंग यू ऑलवेज़, इट्स अ प्लेजर नहीं, मीटिंग नहीं, यू, थैंक नई-नई यू सो चीज़ें पता मच। चलती हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। और अगर किसी को अब्दुर्रहमान की यूट्यूब चैनल या लिंक्डइन पे फॉलो करना है तो मैं नीचे कमेंट्स हुँ, में डाल दूँगा, जो डिस्क्रिप्शन होती है यूट्यूब की उसमें डाल दूँगा। यू कैन गो एंड हैव अ लुक। और अगर मास्टर क्लास के अंदर किसी को एनरोल करना है, सो देयर इज़ अ लिंक, हुँ, उसमें कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। एक जस्ट लिंक लाइक हम डाल लास्ट दें, टाइम। जस्ट लाइक लास्ट टाइम। चलें, ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।